नाउ कमिंग टू दी वन मेजर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बीपीएससी हो या यूपीएससी या कोई अन्य एग्जाम हो, यहां से अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगी ना तो उसका पेट नहीं पचेगा। रिवर की बात हम कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। और ड्रेनेज सिस्टम में दो आएंगे, एक तो हिमालयन आएंगे, एक आएंगे आपके पेनिनसुलर, और उसी में एक बिहार का सेक्शन। बिहार का सेक्शन मैंने बिहार स्पेशल में करा रखा है, तो यहाँ पर भले ही मैंने नोट में डाल दिया है, बट मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, हिमालयन और पेनिनसुलर पर मैं चर्चा करूंगा, तो आप चिंता नहीं करिए, विल कवर वन बाय वन। ठीक है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ेंगे। एक होगा आपका इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, और तीसरा होगा आपका गंगा रिवर सिस्टम। और इनके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब के बारे में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इंडियन मैप फिजिकल वाला वो अपने सामने रखिए, और या फिर आपके पास दीवार का कोई पोस्टर है इंडियन मैपिंग का, तो आप उसे अपने सामने रखिए, बस ऑब्जर्व करते चलिए। आपको एक एक चीज़ क्लियर होते चली जाएगी, क्योंकि मैप में याद रखने के लिए याद करना या रटना नहीं होता है, बल्कि इमेजिनेशन करना पड़ता है। ठीक है। शुरुआत करेंगे हम इंडस रिवर सिस्टम से। तो देखिए, इंडस रिवर सिस्टम, इसका जो ओरिजिन है वो बुखारचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर, और भी अगर क्लोजनेस में जाए तो माउंट कैलाश तिब्बत में। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लेशियर से भी, लेक से भी, माउंट कैलाश से भी। तो देखिएगा कि ऑप्शन में क्या है। और इस इंडस रिवर को सिंघी खंबन भी कहते हैं, लायंस माउथ कहते हैं तिब्बत में, क्योंकि ये तिब्बत से ओरिजिनेट होके लद्दाख में इंटर करती है। ठीक है। आप देख लो, इंटर्स लद्दाख, और उसके बाद लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच से ये फ्लो करती है। एंड फिर नंगा पर्वत, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, वहां से ये एग्जिट करती है, और अल्टीमेटली अरेबियन सी में ड्रेन करती है पाकिस्तान में। अब आप यहाँ पर देखो कि चूंकि इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान में फ्लो करती है, तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो अभी काफ़ी चर्चा में है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इंडस रिवर है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होगी, उस पर डैम्स भी होंगे, राइट। तो उससे पहले कुछ ऋग वैदिक नाम याद रख लीजिए इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के। तो इंडस का नाम सिंधु कहा जाता है, चेनाब का नाम अस्किनी, ब्यास का नाम बिपाशा, झेलम का बितस्ता, रवि का पारुशिनी, सतलज का सुप्तद्री। कुछ कुछ लिंक कर सकते हो तो याद हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि जो ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक, तो वो कैसे डिसाइड होता है। उसको डिसाइड करने का एक सिंपल तरीका होता है कि जिस डायरेक्शन में वो रिवर जा रही है, जैसे इंडस रिवर तिब्बत से क्रॉस होके इंडिया में इंटर कर रही है, ठीक है, तो उसके माउथ पर, मतलब जिस डायरेक्शन में क्रॉस हो रही है, तो अपना फेस उस डायरेक्शन में खड़ा कर लो। मतलब आप जो है खड़ा हो गए, तो उसके अनुसार जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगा। तो इंडस रिवर चूंकि इस दिशा में फ्लो कर रही है, तो इधर से अगर कोई रिवर आके मर्ज करेगी तो वो कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी, राइट बैंक होगी। इधर से मर्ज करेगी तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है। तो ये मतलब हुआ। जैसे गंगा का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, तो गंगा इस साइड फ्लो कर रही है, यूपी बिहार। इधर से कोई अगर रिवर ट्रिब्यूटरी बन रही है और एक इधर से जुड़ रही है, तो आप बताओ राइट या लेफ्ट कौन होगा। तो ये लेफ्ट होगा, और इधर से अगर इंटर कर रही है तो राइट बैंक होगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो इंडस की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल। यूपीएससी ने पूछा है इस पर सवाल, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। हालांकि जो मेन लेफ्ट बैंक रिवर ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। ठीक। तो झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वेरीनाग स्प्रिंग पीर पंजल रेंज से, और ये उलर लेक में भी फ्लो करती है, श्रीनगर से भी फ्लो करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री भी बनाती है बिफोर ज्वाइनिंग द चेनाब रिवर। और कुछ डैम्स देख लो आप, उरी डैम, तुलबुल डैम, किशन गंगा डैम। फिर चेनाब रिवर की बात करें तो बारह लाचा लाभ पास जस्कर रेंज से ओरिजिनेट होती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस की।
फाउंड बाय चंद्र रिवर और भागा रिवर जब मिलती है एट तांदी तब बनती है। डैम से देख लीजिए आप, बगलीहार डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम, रटले डैम काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। वैसे आप हमें बताना कि चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है या फिर सतलज है। आई थिंक थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी हुआ था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रही है, बट मैंने नोट्स में लिखा है तो मे भी चेनाब ही होगा, बट एक बार वेरीफाई कर लेना आप, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द रवि रिवर। रवि रिवर जो है वो रोहतांग पास से कुल्लू रीजन, क्लोज बिटवीन पीर पंजल एंड धौलाधर, और ये चंबा वैली में ड्रेन करती है। डैम से देख लीजिए, थेइन डैम या रंजीत सागर डैम और शाहपुर कांडी। और रावी का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं। नाउ बियास रिवर की बात करें तो बियास कुंड नियर रोहतांग, और इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओनली रिवर ऑफ द इंडस ट्रिब्यूटरी टू फ्लो इंटायरली विद इन इंडिया ज्वाइंस सतलज एट हरिके, एंड हरिके में आपका इंदिरा गांधी कैनाल का लिंकेज है। हरिके डैम आपने सुना भी होगा, पोंग डैम भी इस पर। सतलज की बात करें तो रक्कस ताल लेक तिब्बत से और एंटीसेडेंट रिवर है। और हाँ, सतलज रिवर सिपकिला पास से इंटर करती है, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है। एंड दिस सतलज रिवर फीड्स दी वाकरा नंगल डैम और द गोविंद सागर रिजर्वेयर, ठीक है। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1960 में ये ट्रीटी हुई थी एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इसके अंतर्गत क्या था कि जो 3 इंडस की वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न फ्लोइंग यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब, तो ये पाकिस्तान को दे दिया गया था कि भाई लो, हम इंडिया इस पर कुछ कंट्रोल नहीं करेगा, पानी को रोकेगा नहीं, डैम नहीं बनाएगा, राइट, बिजली मतलब नहीं बनाएगा पानी रोक कर, इस टाइप से। और जो ईस्टर्न रिवर का कंट्रोल है वो इंडिया को दे दिया गया था, लाइक रावी, बियास, सतलज, ठीक है। तो अपडेट ये है कि इंडिया ने इस ट्रीटी पर रोक लगा दी है फिलहाल तो, बिकॉज उन्होंने कहा है कि भाई वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, राइट, ये है। और इसको रिवाइज करने के लिए भी इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है, बात कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। तो कुछ सिटीज़ आप देख लो जो रिवर के पास है, तो लेह जो है इंडस पर है, श्रीनगर, झेलम, जम्मू चेनाब पर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को अरेंज करिए, तो आप देख लो श्रीनगर और लेह लगभग लगभग एक ही लैटिट्यूड पर है। उसके साउथ में जाए तो पुंछ है, उसके साउथ में जाए तो जम्मू है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इंडस के ट्रिब्यूटरीज का मैप विजुअलाइजेशन है आपके पास, तो आप आराम से विजुअलाइजेशन करिए। देखिए बोखारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ तिब्बत से, शयोक रिवर जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर मर्ज हो रही है, गिलगिट रिवर भी इंडिया में मर्ज हो रही है। फिर कुनार, कुर्रम, काबुल, तोची, गुमल, जोहोब ये सब मर्ज कर रही है। अब आप हमें बताओ ये लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, थोड़ा सा सोच के बताइएगा, ठीक है। रिवर का डायरेक्शन इस साइड है। नाउ कमिंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा रिवर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक इंडस। लेकिन इस ये थोड़ा और ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। और इसमें एक चीज़ सबसे पहले आपको ये याद रखनी पड़ेगी, पंच प्रयाग के बारे में जानना पड़ेगा। प्रयाग का मतलब कन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ रिवर का कन्फ्लुएंस होगा, तो उसको समझ लेते हैं। तो जब भी आप देखोगे पंचप्रयाग में, उसमें अलकनंदा रिवर जो है कुछ दूसरे रिवर से मर्ज करेगी एट पार्टिकुलर लोकेशन, और उस पार्टिकुलर लोकेशन का नाम हो जाएगा। जैसे अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग में। पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलेगी तो कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी तो देवप्रयाग में, जहां से आपका गंगा बन जाता है। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो गंगा रिवर बनते हैं देवप्रयाग में। बीपीएससी का PYQ है ये, ठीक है। तो इसीलिए पंच प्रयाग में याद रखिएगा। और अलकनंदा रिवर सतोपथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ना, ये पूरा अलकनंदा रिवर है, ठीक है। तो सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकली, धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग। फिर देखो नंद प्रयाग, जब नंदाकिनी मिलती है, फिर पिंडार गंगा जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग, फिर जब मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और फिर जब भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग पर मिलती है तो और गंगा बन जाती है। यहाँ से आपका गंगा रिवर बन जाती है, ठीक है। फिर यमुनोत्री, तो यमुना का ओरिजिन है ये, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
ठीक है। टोटल लेंथ गंगा का जो इंडिया में फ्लो करता है वो 25-25 है। बिहार में कितना फ्लो करता है ये आप हमें बताओ। बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करता है गंगा रिवर, ठीक। ब्रह्मपुत्र रिवर भी बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती है। और ये आप देखिए बिहार में जो गंगा या उसकी ट्रिब्यूटरी फ्लो करती है उसके बारे में दिया गया है। आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बिहार स्पेशल में पढ़ाया है तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। मैं मेन रिवर सबकी बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यमुना रिवर की। तो यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की यही है। इसका ऑरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर, और प्रयागराज में जो कि यूपी में है गंगा से मिलती है। और यमुना रिवर की भी अपनी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर वेस्ट से ईस्ट को अलाइन करिए तो सबसे पहले चंबल आएगा, मतलब ये देख लीजिए ये गंगा हुआ, और फिर यमुना चूंकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इधर से यमुना ने मिला, तो यमुना की भी अपनी ट्रिब्यूटरीज है। तो वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो चंबल, वहाँ पर डैम भी है, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सिंध, बेतवा और केन, ये याद रखना है। और केन बेतवा आपने नाम भी सुना होगा, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसी प्रकार से रामगंगा एंड गोमती की बात करें जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पास करती है। गोमती जो कि पिलभिट टाइगर रिजर्व या पिलभिट एरिया से क्रॉस करती है, पास करती है। लखनऊ इसी गोमती रिवर पर है। महानंदा की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और फरक्का में मर्ज होने से पहले ये आपका महानंदा फ्लो करती है। फरक्का बराज वेस्ट बंगाल में है वैसे, ठीक है। महानदी की चर्चा नहीं हो रही है, महानंदा की चर्चा हो रही है। एक ट्रेन भी है महानंदा एक्सप्रेस, आपने सुना भी होगा अगर आप दिल्ली से बिहार आते हैं या बिहार से दिल्ली जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए मेन बात यही है, पूरा रिवर का मैप आपके सामने दिया है, आप इसको ट्रेस करिए। ट्रेस करने का तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप गंगा रिवर को पकड़ो, ये आपको गंगा रिवर दिख रहा है ना, आराम से गंगा रिवर को पकड़ो आप। गंगा का देखिए डिवीजन हो जा रहा है, एक तो पद्मा में गंगा में, ठीक है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज पकड़ो, दूसरे कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये देखिए आप, रामगंगा सबसे वेस्ट में है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, गंडक है, कोसी है, फिर महानंदा आएगा, ठीक है। फिर देखिए यमुना इधर से आके इंटर कर रही है गंगा में, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। तो चंबल रिवर आप देख लो, ठीक है। चंबल रिवर की भी अपनी ट्रिब्यूटरी है, बानस नदी, काली सिंध, पार्वती। फिर देखो आप सिंध रिवर, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और जो लिंक करने की बात हो रही है केन बेतवा से, केन में ज़्यादा पानी होता है और उसको ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा में, ताकि बुंदेलखंड रीजन जो वाटर डेफिसिट एरिया है उसको पानी पहुंचे, डेवलपमेंट हो वहाँ पर। फिर सोन रिवर देखिए, ये मर्ज हो रही है गंगा में। सन की ट्रिब्यूटरी रिहांद है, कोयल है, मैंने बता रखा है। फिर दामोदर रिवर को देखिए, छोटा नागपुर प्लेट से मर्ज होके वो आपका हुगली रिवर में जाके मर्ज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लिए हो, कितना आसान हो गया है ना। यहाँ पर वैसे दिया भी गया है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत से निकल कर आती है, और तिब्बत में इसे सांगपो रिवर कहते हैं। और जब ये इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो उस समय इसे सियांग नदी कहा जाता है, ठीक है। सियांग नदी याद रखिएगा। और सियांग नदी से जब दिबांग नदी, लोहित नदी मर्ज करती है, तब जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। मतलब असम इंटर होते होते ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ट्रेन भी एक जो असम जाती है, ये आपको पता भी होगा। तो थोड़ा मैप ही पहले देख लेते हैं फिर डिटेल पर जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी देख लीजिए आप, सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट आपने सुना होगा, कोपिली, धनसिरी, दिखोई। और बाकी अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है वो चेमयोंग दोंग ग्लेशियर तिब्बत से है। इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में। और जब ये इंटर करती है इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा गड्ढा, मतलब जोर्ज बनाती है, दो चट्टानों के बीच में इसने काटा तो वो गड्ढा बनाया ना, नामचा बरवा, तो वो बेंड होके इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल में, सियांग या दिहांग के रूप में, याद रखना है आपको। और फिर दिवांग से, लोहित से मर्ज करती है तिनसुकिया में,
तिनसुकिया जो कि असम में है, और ब्रह्मपुत्रा बनती है। और सबसे बड़ी बात मजूली आइलैंड बनाती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड बनाती है। ठीक है, फिर ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है जमुना के नाम से। ठीक है, जमुना के नाम से। और गंगा जो इंटर करती है बांग्लादेश में वो पद्मा के नाम से, ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो मैंने बता दिया है आपको, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स याद रख लेना है। लाइक सुबनसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, मानस नदी मानस टाइगर रिजर्व से भी क्रॉस करती है। तीस्ता रिवर का ओरिजिन जेमू ग्लेशियर सिक्किम से है। और तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में ज्वाइन करती है, इंडिया में नहीं, याद रखना है आपको। ठीक है, और लोहित रिवर पर ढोला सदिया ब्रिज भी है, भूपेन हजारिका सेतु, तो ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स में जो है कि यह है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, इस पर बीपीएससी ने पूछा भी है। तो आप हमें बता दो कि कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट को फायदा करेगा। हिंट दे देते हैं, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। फिर एक और चर्चा है केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि जो केन बेतवा जो कि दोनों यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, केन से एक्सेस वाटर लेकर बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पर डैम भी बनाया जा रहा है वाटर स्टोरेज के लिए, जिसको नाम है दौधान डैम। और बुंदेलखंड रीजन को काफ़ी फायदा पहुंचाया जाएगा क्योंकि वो वाटर डेफिसिट है। और बुंदेलखंड बेसिकली यूपी और एमपी के बाउंड्री पर है। ठीक है, लेकिन एक निगेटिव न्यूज ये है कि जब ये प्रोजेक्ट तैयार की जा रही है तो पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से सबमर्ज हो रहे हैं या फिर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म होता है। अच्छे से रिवाइज करिए, ट्रिक के साथ रिवाइज करिए, सब याद होगा। और फिर ये है आपका मैपिंग स्किल, जिसे आप पढ़कर सॉल्व करिए और अच्छे से याद हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर के बारे में मैंने आपको याद करिए, जब मैं पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ पर आपको चर्चा कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक तो ये कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से बहुत पुराना है, क्योंकि आप याद करो ये तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो नदियां तो यहाँ फ्लो करती ही थी ना। इसीलिए हिमालयन रिवर से काफ़ी पुरानी नदियां हैं ये। अब पुरानी नदियां हैं तो इसके पास एनर्जी भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। एनर्जी होने के लिए बड़े बड़े माउंटेन से फ्लो करना चाहिए ना, लेकिन इतने बड़े बड़े माउंटेन हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में नहीं दिखते हैं जितने हिमालय में मिलते हैं। इसीलिए एनर्जी सबसे ज़्यादा हिमालयन रिवर की ज़्यादा होगी। और मैच्योर स्टेज या ओल्ड स्टेज में होगा, लगभग बेस लेवल पर ये फ्लो कर रही होती है। और वाटर की जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा नहीं रहेगी। पेरिनियल रिवर ये नहीं है, सीजनल रिवर है। पेरिनियल मतलब पानी हमेशा उसमें रहेगा ही। उसके लिए दो कंडीशन होते हैं, या तो रेनफॉल होते रहे या फिर ग्लेशियर हो। तो आप बताओ पेरिनियल कौन होगा? हिमालयन रिवर होगा, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर से भी पानी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप समझिए, थोड़ा मीन्स का बात बता रहा हूँ कि हम क्यों क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर भाई ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा। और जो हमारा पॉपुलेशन, जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन गंगा नदी या उसके ट्रिब्यूटरी पर बचा हुआ है, कितनी ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगी, वाटर क्राइसिस, है कि नहीं है? तो दैट्स वाई थोड़ा सा इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी है। दूसरी तरफ देखो तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है वहाँ पर जो रेनफॉल होता है वहाँ से पानी आते हैं। और मियंडरिंग ज़्यादा ये नहीं बनाती है, क्योंकि मियंडरिंग बनाने के लिए रॉक का हार्ड होना सही नहीं होता है। रॉक अगर सॉफ्ट है तो आराम से उसको इरोड किया जा सकता है। तो दैट्स वाई ज़्यादा मियंडर नहीं बनाती है, डीप मियंडर नहीं बनाती है। और वेस्टर्न घाट जो है वो वाटर डिवाइड की तरह काम करती है। वेस्टर्न घाट याद करिए, वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट क्यों वाटर डिवाइड? क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर को सेग्रीगेट कर दे रही है। मैं नर्मदा टापी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इधर फ्लो कर रही है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो छोटे छोटे साइज के हैं, जैसे जुआरी रिवर है गोवा में फ्लो करती है, मांडोवी रिवर है, वो सब वेस्ट की तरफ, अरेबियन सी की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट ये याद रखना है आपको कि नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट ऑफ द रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, याद रखना है। तो यहाँ मैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसके अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पहले वो देख लेते हैं। लाइक सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी, बैतरणी, उसके साथ में महानदी, उसके साथ में रुष्कुलिया, फिर बामशादुरा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगई, फिरम्बरानी, याद रखना है। कुछ ट्रिक आप
यूज कर लो। अरे 10 नहीं याद हो रहा है तो 5-6 याद कर लो, लेकिन याद कर लेना है आपको। सो दिस इज द केस। अब चलते हैं एक एक करके रिवर पर हम बात करेंगे। जैसे महानदी रिवर है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया। सिहावा रीजन से ओरिजिनेट होता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, हीराकुंड डैम हमने चर्चा किया ना, गोदावरी पर भी चर्चा किया, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुवर्ण रेखा, ये सब आप कवर करिएगा। हमने बहुत सारे फैक्ट्स इसमें कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा आप देखिए कि यूपीएससी की बात करें तो छोटे छोटे रिवर्स पर भी फोकस कर लेती है। जैसे रुस्कुलिया रिवर की बात करें तो दारिंगबडी हिल्स जो कि ओडिशा में है वहां से ओरिजिनेट करता है, और ये डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाने के लिए इसे तो सबसे पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा ना, और डिपॉजिट करने के लिए लंबा इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये उड़ीसा के आसपास में ही ऑरिजिनेट करती है और वे बंगाल में मर्ज कर जाती है, तो ज़्यादा ये सेडिमेंट्स बना नहीं पाते हैं, डिपॉजिट हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ, मास नेस्टिंग ऑफ द ओलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। और ये जो मास नेस्टिंग है इसको अरेबिडा टर्म कहा जाता है, अरेबिडा नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है बाम शादरा, ये आपका काला हांडी ओडिशा से ओरिजिनेट होती है, आंध्र प्रदेश में क्रॉस करती है, और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी है बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो हमने 3 वाटर डिस्प्यूट तो ऐसे ही देख लिए, ठीक है। फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आप देख लो, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार पल्लार है, वैगई है। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं। आप ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ डैम्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब आप देख लेना। फिर वेस्ट फ्लोइंग, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में एक सबसे बड़ा अंतर ये है, मतलब 2 अंतर की बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो ज़्यादा लंबे ट्रेवल नहीं करती है, स्मॉलर रिवर है ना, अगर मैं नर्मदा तापी को छोड़ दूँ तो। और दूसरी बात ये है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है। अब ये एस्चुरी क्या होता है? तो एस्चुरी बेसिकली क्या है ना कि डायरेक्टली जो रिवर है वो ओशियन में एंटर कर जाती है या सी में एंटर कर जाती है बिना डेल्टा बनाए हुए। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैंड मास का छोटा एरिया है वो इनवर्ड फैला होता है। जैसे क्रीक की बात मैंने की थी तो वो इनवर्ड था। अब समझिए वहीं पर अगर कोई रिवर फ्लो करता और उस क्रीक में एंटर कर जाता उसका माउथ, तो वो एस्चुरी बन जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्यों नहीं बनाती है? अगर मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो क्या जवाब आप दोगे कि शॉर्ट कोर्स मतलब ज़्यादा ये ट्रेवल नहीं करती है तो इसके पास सेडिमेंट लोड नहीं होते हैं, हार्ड रॉक पर ये फ्लो करती है, अलुविलियल लोड नहीं है इसके पास, ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और अगर नॉर्थ टू साउथ रिवर के सीक्वेंस देखें तो लूनी रिवर है नॉर्थ में, साबरमती रिवर गुजरात में, माही है, नर्मदा है, तापी है, याद रखना है, ठीक है। फिर देखो नर्मदा रिवर की ओरिजिन की बात करें तो अमरकंटक एमपी में ओरिजिनेट होता है, गल्फ ऑफ खंबात में ये जाके मिल जाती है, एंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैली के रूप में फ्लो करती है, एंड ट्रिब्यूटरीज दिए गए हैं, धुआंधार फॉल्स इस पर है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम भी है। तापी रिवर की बात करें तो मुल्ताई रीजन बैतूल एमपी में ओरिजिनेट होती है और ये भी गल्फ ऑफ खंबात में मर्ज हो जाती है। ये भी रिफ्ट वैली के रूप में फ्लो करती है और नर्मदा का ट्विन कहा जाता है। ट्रिब्यूटरीज भी दिए गए हैं, पूर्णा, गिरना, पंजरा, डैम्स देख लो, उकाई रिजर्वेयर, काकरापार, माही एंड साबरमती। तो माही रिवर विंध्यंस में ओरिजिनेट होती है और साबरमती रिवर अरावलीज में, ये याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। साबरमती रिवर साबर और हाथमती से मिलकर बनती है और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे ही है। लूनी रिवर की बात करें तो पुष्कर वैली अरावली से ओरिजिनेट होती है, अजमेर राजस्थान। और ये लूनी रिवर किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती है बल्कि गुजरात आते आते ये इसका जो वाटर फ्लो है खत्म हो जाता है रन ऑफ कच्छ में, और ये सीजनल रिवर है, हाईली सलाइन है, ठीक। फिर माइनर छोटे छोटे जो वेस्ट फ्लोइंग कोस्टल रिवर है नॉर्थ टू साउथ अलाइन किए गए हैं। जैसे गोवा में मांडोवी रिवर है, इसमें आपको दूध सागर फॉल मिल जाएगा। ध्यान रखें ये जो नर्मदा मैंने बताया ये धुआंधार है, ठीक है, धुआंधार है। और जो गोवा में मैं बता रहा हूँ वो दूध सागर है, ठीक है, मिल्क वाटरफॉल। महादई वाटर डिस्प्यूट भी देखने को मिलती है, जो कि कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में है। जुआरी रिवर भी फ्लो करती है। कर्नाटका में देख लीजिए काली नदी, शरावती, शरावती फेमस फॉर जॉग फॉल्स, नेत्रावती। केरला में भरतपुजा, केरला का सबसे लंबा फ्लोइंग रिवर जो कि अनामलई में ओरिजिनेट होता है। पेरियार रिवर जो कि शिवगिरी हिल्स में ओरिजिनेट होता है, और पेरियार पर इदुक्की डैम है, और पेरियार डैम, ठीक है, ये कहाँ पर है?
पंबा, जो कि वेम्बनाड लेक में जाके मिल जाती है। ठीक, और ये आपको मैप दिया गया है, तो पॉसिबल है तो आप आराम से देख लीजिए। सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, आराम से याद हो जाएगा। पेन्नार, पोन्नैयार, कावेरी, वैगई। ठीक है, फिर देखिए शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मांडोवी, जुआरी, काली नदी, श्रवती, पेरियार, भरतपुजा उसके ऊपर है। ठीक, याद रहेगा। लूनी आप देख लो, इनलैंड ड्रेनेज है, अरावली से निकलती है। साबरमती देख लो आप, फिर नर्मदा और तापी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, और फिर गंगा रिवर का बिहार में जो फ्लो कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा। वैसे इसको मैंने बिहार स्पेशल में अच्छे से कवर करवाया है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो गंगा रिवर है ये, और ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो राइट बैंक में कर्मनाशा, जो कि यूपी बिहार बाउंड्री बना रही है। घाघरा, ये भी यूपी बिहार बाउंड्री बना रही है। और ये कौन सा है, गंडक ना, ये भी यूपी बिहार बाउंड्री बना रही है। तो 3 यूपी बिहार बाउंड्री बना रही है। फिर देखिए सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, अजय नदी। इसका क्रोनोलॉजी वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा। फिर देखिए इसका आपको वेस्ट टू ईस्ट याद रखना है। ठीक है, गंडक पर इंपॉर्टेंट डैम्स है, ये याद रखना है। कहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ये याद रखना है। कहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना सिंपल है, याद रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट शीट वैसे दिया गया है। कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पर, और ये तेलंगाना इसको कंस्टिट्यूट कर रहा है। एक और मैंने आपको बताया था पोलावर्मन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फिर महादई रिवर डिस्प्यूट, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। पोलावर्मन प्रोजेक्ट देख लो, आंध्र प्रदेश। फिर वाटरफॉल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जॉग फॉल्स सरवती रिवर कर्नाटका में, प्लंज वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। धुआंधार फॉल नर्मदा रिवर जबलपुर में, एमपी। और मार्बल रॉक्स से ये गुजरती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर शिव समुद्रन फॉल कावेरी रिवर कर्नाटका में, सेकेंड हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। दूध सागर फॉल मांडोवी रिवर गोवा कर्नाटका बॉर्डर पर, इसको 4 टीयर्ड वाटरफॉल भी कहते हैं। हुंदरू फॉल सुवर्णरेखा रिवर, चित्रकूट फॉल इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़ में, और इसको न्यागरा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हॉर्स शू शेप है। फिर देखिए लार्जेस्ट या हाईएस्ट वाटरफॉल अगर पूछा जाए, कुंचिकल फॉल है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बाराही रिवर, ये उस पर वाटरफॉल बनता है। फिर रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट को चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। नोआखाली नो कलई कलाई फॉल, नो काली कई फॉल, टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया में। ठीक है, और चेरापूंजी मेघालय में। वैसे ये नो काली कई फॉल मेघालय में। फिर है आपका नो संगथ्यंग फॉल, थोड़ा नाम है प्रोनाउंसिएशन में याद रखिएगा। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, और ये मेघालय में है। और इसको मौसमई वाटरफॉल भी कहते हैं, ऐसे याद रख लो, मौसमई वाटरफॉल, मौसम वाला वाटरफॉल। ठीक है, फिर ये आपको ट्रिक दिया गया है, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे वेस्ट फ्लोइंग सीक्वेंस अगर देख लिया जाए, खासकर नॉर्थ वेस्ट वाले वाटर रिवर्स के लिए, तो समानता, समानता, साबरमती, माही रिवर, नर्मदा और तापी। ठीक है, फिर गोदावरी का भी है। कुछ हिस्टोरिकल लिंकेज भी है, तो मैंने मेंशन कर दिए हैं। लाइक आप देख लो तुंगभद्रा, तो विजयनगर एम्पायर इसी रिवर के किनारे तो था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे ही तो बसा था। कावेरी चोला डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ पर थंजावुर जो है चोला डायनेस्टी के कैपिटल मौजूद थे। और कल्याणी डैम भी बनाया गया था रूलर के द्वारा। अब आप हमें बताओ वो रूलर का नाम क्या था। फिर नर्मदा रिवर का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हर्षवर्धन कन्क्वेयर करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे दक्कन को, तो चालुक्यन किंग पुलकेशिन टू ने उसे नर्मदा नदी के किनारे ही रोका, और फिर जो हर्षवर्धन है उनकी हार हुई। फिर देखिए रिवर और नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है, जो यूपीएससी का फेवरेट है, क्योंकि वो पूछ लेता है कि कौन से नेशनल पार्क कौन से नदी के किनारे हैं। जैसे गोदावरी की बात करें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये यहाँ से क्रॉस करता है। इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कबनी, नागरहोल नेशनल पार्क। पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेनिनसुलर रिवर भी खत्म होता है। और अब आपके पास सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का ये क्वेश्चन है। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए दिया है ताकि आप दिमाग दौड़ाएं। एमसीक्यू रहेगा तो आप बस ऑप्शन देखोगे तो याद तो अभी आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ रिकॉलिंग पावर आपकी और ज़्यादा मजबूत होती है। बेस्ट है आप इसे ट्राई करिए, और नहीं आएगा तो आंसर दिया गया है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम
अगले चैप्टर की तरफ जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब को बेसिकली हम प्रोटेक्टेड एरियाज के कैटेगरी में डालते हैं। हॉलिस्टिकली देखा जाए तो दो टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड जोन हो सकते हैं। एक तो इन सितु होता है और होता है एक एक्स सितु। इन सितु नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब जहां पर स्पीसीज हैं जिसको कंजर्व करना है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी है, तो उसी जगह को हम प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। एक्स सितु का मतलब है हम अलग से एक डेडिकेटेड एरिया क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली, चाहे वो जू हो या बॉटनिकल गार्डन हो, तो वो एक्स सितु के कैटेगरी में आता है। तो इन सितु में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, टाइगर रिजर्व, ये सब आते हैं। तो अभी से जो हमारा लेक्चर शुरू होगा वो प्रोटेक्टेड एरियाज पर ही बात चलेगी। उसमें से जो हमारा पहला है वो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इसमें दो कैटेगरी होते हैं। एक तो जो यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया है वो आ जाता है। एक ये होता है जो किसी देश ने बायोस्फीयर रिजर्व तो डिक्लेयर किया है लेकिन अभी उसको यूनेस्को का टैग नहीं मिला है, राइट। और बायोस्फीयर रिजर्व का एम होता है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नीलगिरी में जो सिर्फ यूनिक स्पीसीज आते हैं उसका प्रोटेक्शन होगा, उसका तो होगा ही, उसके साथ साथ वहाँ जो प्लांट्स हैं, राइट, और भी जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो इकोसिस्टम हैं, उन सब का भी प्रोटेक्शन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व को डिमार्केट किया जाता है कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है। कोर एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी सुरक्षा करना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कोर का मतलब ये हुआ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके इर्द गिर्द जो एरिया होगा वो होगा बफर जोन। बफर जोन इसलिए क्योंकि भाई अगर मुझे, समझिए, कि अपने घर को बचाना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बाउंड्री क्रिएट कर देंगे ताकि कोई बाढ़ आ जाए या फिर कोई डिजास्टर आ जाए तो बाउंड्री पर असर सबसे पहले हो, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए और हमारा घर सुरक्षित रहे। तो यही कंसेप्ट पर कोर एरिया बफर एरिया आधारित है। तो कोर एरिया एक्सट्रीम, हाँ, बायोडाइवर्सिटी, और इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके इर्द गिर्द हम बफर जोन क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद का जो एरिया है वो ट्रांजिशन एरिया होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक घर का बाउंड्री और आपके घर के बाउंड्री के बाहर का एरिया, ऐसे आप लिंक कर लीजिए। तो कोर एरिया में क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और यहाँ पर या तो नेशनल पार्क होगा या कोई टाइगर रिजर्व हो सकता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, मतलब एग्रीकल्चर सब भी मना किया जाता है, राइट। कोई आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो, तभी तो सुरक्षा होगी। फिर बफर जोन में देखिए रिसर्च, एजुकेशन एंड लिमिटेड टूरिज्म के लिए अलाउ है। ट्रांजिशन एरिया की बात करें तो आउटर मोस्ट जोन है जहां पर सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर को अलाउ किया गया है, ठीक है, समझ गए हो आप। उसी प्रकार से हम आगे जब नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे तो वहां पर भी कुछ इसी टाइप के कंसेप्ट आपको मिलेंगे। अब जनरली बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कुछ क्वेश्चंस पूछती है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन कौन सा है, वो भी है। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है। कौन नोटिफाई करता है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, राइट। अब इस 18 में जो यूनेस्को का टैग जिसे मिला है वो 13 को मिला है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, स्मॉलेस्ट डिब्रू सैखोवा असम में, हाईएस्ट एलिवेशन बायोस्फीयर रिजर्व मतलब सबसे ऊंचाई पर अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कंचनजंगा सिक्किम में। लेटेस्ट जो एडिशन हुआ है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश 2025 में, और ये आपके 72nd प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ कमिंग टू दी another important fact,
कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है कोई जरूरी नहीं कि एक ही राज्य में हो, ये एक से ज्यादा राज्य में भी फैला हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी फैला हो सकता है। इवन जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है वो एक से ज्यादा देश में भी हो सकता है, वो हम बात करेंगे। क्योंकि भाई बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते कि नहीं मेरा राज्य है तो जो भी होगा हमारे राज्य में ही बाउंड्री बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज हैं या फैक्ट्स हैं। कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं, यूनेस्को का जो टैग लगा है मतलब यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। तो पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्र ताल, सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब आ जाते हैं। 13th यूनेस्को मैप साइट है। स्नो लेपर्ड का ये फेमस लोकेशन है, राइट, लाहौल स्पीति रीजन में ये मौजूद है। नंदा देवी, यहाँ पर आपको नंदा देवी नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, ड्रेन्ड बाय ऋषि गंगा रिवर। और हिमालयन मस्क डियर और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। भाई हिमालयन रीजन है जहाँ बर्फ सब का वातावरण है, तो वहाँ पर स्नो लेपर्ड तो मिलेंगे ही ना। और खास बात ये है हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन मीडोज ये मिलते हैं। अब आप पूछोगे कि अल्पाइन मीडोज क्या होता है, ऐसा समझिए कि वो एरिया हुआ या वो ऑल्टीट्यूड हुआ जिसके बियॉन्ड जो है आपको फ्रॉस्ट या बर्फ से ढका हुआ ही मिलेगा, लेकिन इस रेंज में आपको छोटे मोटे ट्रीज मिल जाएंगे, है ना, छोटे मोटे पौधे मिल जाएंगे, कुछ स्पीसीज मिल जाएंगे, तो उसे कहते हैं अल्पाइन मीडोज। ठीक है, तो हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन मीडोज को वैसे लोकल नाम में बुग्याल्स कहते हैं। फिर देखिए कच्छ की बात करें तो गुजरात में इंडियन विल्ड एस सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। मार्शी लैंड है, सलाइन है, और इंडियन विल्ड एस जिसको खुर कहते हैं वहाँ ये मौजूद है, और ओनली प्लेस जहाँ पर ये इंडियन विल्ड एस पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, और इसमें सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी विल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी विल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर इंडेमिक फाउना की बात करें तो इंडियन जायंट स्क्वायरल, गिलहरी और फ्लाइंग स्क्वायरल भी मिलते हैं। फिर अर्चना कमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन में लाई करता है। मैंने बोला ना कि दो राज्यों में भी फैले हो सकते हैं। तो मैकाल हिल्स यहीं आसपास है, ऑरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा, जोहिला, सोन रिवर, और हाईली फ्रस्टेड है। ट्राइबल पॉपुलेशन लाइक बैगा, गोंड जनजाति मिलते हैं। पन्ना की बात करें मध्य प्रदेश में, पन्ना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ड्रेन्ड बाय केन रिवर, और ये न्यूज में था बिकॉज ऑफ द केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, बिहार की बात करें तो क्या बिहार में कोई बायोस्फीयर रिजर्व है? नहीं है, लेकिन हाँ अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ से सोन रिवर की उत्पत्ति होती है, और सोन रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये रोहतास में इंटर करती है और गंगा में फाइनली मिल जाती है, राइट। फिर अगर मैं बात करूं अन्य बायोस्फीयर रिजर्व की तो नीलगिरी है, और नीलगिरी 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और ये ध्यान रखिएगा नीलगिरी में कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है, बांदीपुर, नागरहोल, मुद्दुमुलाई, मुकुर्ती, साइलेंट वैली, वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपीएससी के पीवाईक्यू में आया है। और ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। रिवर भी आप देख सकते हो, मोयार, भवानी, कबनी। फ्लैगशिप स्पीसीज आप देख लीजिए, नीलगिरी तहर, लायन टेल मकाओ। ट्राइब्स जो यहाँ रहते हैं तुराज, कुरुम्बाज। फिर एक गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज है, तमिलनाडु एरिया में है ये। और ध्यान रखिएगा फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है ये मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। ठीक है, इसमें 21 आइलैंड है, एक्सेप्शनल कोरल रीफ्स यहाँ मिलते हैं, और दुगोंग या सी काऊ के लिए फेमस है। इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक कि 69 बीपीएससी में। फिर आते हैं अगस्त मलय, ये भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है केरला और तमिलनाडु में। कलक्कद मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, नयार, पेपरा, सेंद्रोने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी में आ जाते हैं। और वेस्टर्न घाट का सदर्न मोस्ट पार्ट में ये है। हैबिटेट फॉर कनिकरन ट्राइब एंड प्लांट एंडेमिसिटी के लिए ज़्यादा फेमस है ये रीजन। फिर शेषाचलम हिल्स की बात करें तो ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, और यहाँ आपको मिल जाएंगे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, और ये ईस्टर्न घाट में है मेनली, राइट, आंध्र प्रदेश में। और रेड सैंडर जिसको हम लाल चंदन कहते हैं, जो काफ़ी महंगा बिकता है, जिसका इलीगल ट्रांसपोर्ट और एक्विजिशन भी किया जाता है, तो ये यहीं पर मौजूद है।
और इनहेबिटेड बाय यनादी ट्राइब्स, और ये रेड सेंडर्स से अपनी गतिविधियां या इकोनॉमिक लाइवलीहुड भी चलाते हैं। फिर सुंदरबन की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में यूनेस्को टैग्ड है, राइट, एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा यहाँ बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉयल बंगाल टाइगर, द ओनली टाइगर स्पीसीज जो मैंग्रोव रीजन में सर्वाइव करती है, इवन तैरती भी है ये टाइगर, राइट। रिवर देख लीजिए, मटाला, विद्याधरी। फिर सिमलीपाल, ये भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क का हिस्सा है, ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन, राइट। फेमस फॉर मेलानिस्टिक टाइगर, मेलानिस्टिक कलर होने से क्या होता है कि स्किन कलर काला हो जाता है। ट्राइब्स, मकिंदिया पीबीटीजी ट्राइब है। ग्रेट निकोबार में आते हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो यहाँ पर कैंपबेल नेशनल पार्क गैलेथिया नेशनल पार्क का हिस्सा है, राइट, लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट आइलैंड, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो यहाँ मिलेंगे ही। और सबसे खास बात, जियांट लेदरबैक टर्टल, सबसे बड़ा टर्टल स्पीसीज वर्ल्ड में है जियांट लेदरबैक टर्टल, ठीक है, यहीं पर है। और यहाँ पर आपको सोम्पेन ट्राइब मिल जाएंगे विच इज ए पीबीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो कंचनजंगा मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ओनली साइट इन इंडिया विच इज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड एंड मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैटेगरी में, सिक्किम, ठीक है। मतलब ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी लिस्ट निकालती है, और दूसरा जो मैप साइट है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वो भी निकालती है। तो कंचनजंगा दोनों रिकॉग्नाइज्ड है, मैप भी रिकॉग्नाइज्ड है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रिकॉग्नाइज्ड है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैटेगरी में आती है। और हाल ही में अभी आप देखेंगे तो सारनाथ जो है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन दे दिया है। अब टोटल 45 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, MAB साइट नहीं, याद रखिएगा, ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये MAB साइट है ये, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। तो यहाँ आपको जेमू ग्लेशियर मिल जाएगा, ओरिजिन ऑफ तीस्ता रिवर, रेड पैंडा स्नो लिपर्ड मिल जाएंगे। मानस जो कि असम में है, मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, और जो रॉयल माइनस नेशनल पार्क है म्यांमार में उसी उसका ये एक्सटेंशन आप देख लीजिए तो असम में भी फैला हुआ है। एंड यहाँ आपको पिग्मी होग, असम रूप्ड टर्टल, हिस्पिड हेयर मिल जाएंगे, याद रखिएगा। डिब्रू सैखोवा स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व असम में, फिर नोकरेक मेघालय में, और गैरो हिल्स में लोकेटेड है। एंड यहाँ पर भी रेड पैंडा होलो गिबन मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिहान की बात करें तो यहाँ पर आपको मॉलिंग नेशनल पार्क, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल में है, मिशमी हिल्स, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ खास बात यह है कि दिहांग दिबांग का सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन वेजिटेशन, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में है, वो भी हिमालयन पहाड़ी क्षेत्र, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन से अल्पाइन वेजिटेशन की तरफ कहे तो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें मिलेगा एज वे मूव इन हायर एलिवेशन और एल्टीट्यूड, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। और ये आपको मैप दिया गया है, तो प्लीज रिवाइज की कौन कहाँ पर है, SMAG रिकॉल कर पाएंगे, और जो स्टार मार्क है वो मैप रिकॉग्नाइज्ड है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। फिर कुछ कुछ इंटरलिंकेज है पॉलिटी, ट्राइब्स और हिस्ट्री से, तो आप देख लीजिए। अगस्त मलया बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कनिकरन ट्राइब मिलेगा, एक कनिकर ट्राइब मिलेगा जो कि आरोग्य पाचा प्लांट यूज करते हैं, और इस प्लांट का यूज ये है कि इम्यून और स्टेमिना बूस्ट करता है। शेषाचलम, यहाँ पर आपको यनादी ट्राइब मिलते हैं, रेड सेंडर स्मगलिंग देखने को मिलता है, ठीक है। सिमलीपाल में मैंने बता दिया, मंकीदिया ट्राइब जो कि PBTG है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत अपने राइट्स के लिए हमेशा से आवाज़ उठाए हैं। फिर नीलगिरी ट्राइब्स, नीलगिरी में टोदा ट्राइब है, कुरुम्बाज ट्राइब है, ठीक है, और यहाँ पर मेन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। फिर करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड कुछ पॉइंट्स आप देख लो, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, तो ये जो है ना 72,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है निकोबार आइलैंड में। और यहाँ पर एयरपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाए जा रहे हैं, और जब ये बनाए जाएंगे तो आप देखिए तो बहुत सारा फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, शोम्पेन ट्राइब वहीं रहते हैं आसपास में, तो इनको भी रीलोकेट किया जा रहा है, मतलब आप समझो कि इनके घर से बेदखल किया जा रहा है। और शोम्पेन ट्राइब के बारे में एक खास बात जानते हैं आप, ये जो है ना ये मोस्ट अनकॉन्टेक्टेड पर्सन या ट्राइब ग्रुप्स हैं, मतलब ज़्यादा इनका ह्यूमन या दूसरे जो हमारा मॉडर्न मैन है उससे कांटेक्ट है ही नहीं, मतलब अभी पुराने ज़माने में ये सब जीते हैं अपने ट्रेडिशन और कल्चर के आधार पर, तो इन्हें छोड़ना चाहिए उसी हाल पर, ताकि इनका जो कल्चर है वो बचा रहे।
वयनाड लैंडस्लाइड भी न्यूज आई थी। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर के कारण न्यूज में था। कोल्ड डेजर्ट एमएबी 13th यूनेस्को एमएबी साइट के रूप में है, बता दिया मैंने। कुछ ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक को पढ़ के भी आप याद रख सकते हो, तो यहाँ देख लीजिए। तो जो अगर आपको यूनेस्को रिकॉग्नाइज और नॉन यूनेस्को में दिक्कत है, तो यहाँ नीचे वाला ट्रिक याद कर लीजिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो है चारों पांच जो है, खान ने मानस और नौकरेक को डिब्रू और देहांग भेजा। खान से हो गया कंचनजंगा, मानस हो गया, नौकरेक हो गया, डिब्रू और देहांग हो गया, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो 3 है, एमपी में पन्ना और पंचमढ़ी अचानक मिले, ठीक। ये यूनेस्को साइट है ये तीनों, राइट। फिर देखिए, ये मैंने डायरेक्ट स्टेट वाइज दे दिया है कि कौन कौन से स्टेट में मौजूद है, तो सिंपल रिवीजन के दौरान आप इसे देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। फिर आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व खत्म होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कोस्टल प्लेन्स एंड इंडियन आइलैंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझिए कि इंडिया कुछ इस प्रकार से पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का। अब इधर क्या है, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जब समुद्र के किनारे है तो कोस्ट या तट तो होगा ही, इधर भी तट होगा, तो कोस्टल प्लेन मौजूद होगा ही। तो 2 भाग में आप बांट सकते हो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आप बताओ कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कोस्टल प्लेन होगा या ईस्ट में होगा? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ईस्टर्न घाट के ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा, राइट। मैप से क्लियर हो जाएगा, मैप खोल कर रखिए। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बना वो सबमर्ज्ड कोस्ट का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये पूरा इधर लैंडमास कनेक्टेड था, लेकिन ये जमीन के अंदर धंस गया और यहाँ पर अभी आप देखोगे तो पानी भर गया है, समुद्र का हिस्सा बन गया है। इसीलिए नेचुरल पोर्ट के लिए सबसे बेस्ट डेवलपमेंट वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, ठीक है, ना कि ईस्टर्न कोस्टल। उसके और भी कारण है, लेकिन एक कारण यही है, सबमर्ज्ड कोस्ट, नैरो स्टेप, डीपली इनंडेटेड। और इस साइड हमें पता है एस्चुरी बनाता है, कुछ रिवर्स डेल्टा नहीं बनाते हैं। नेचुरल पोर्ट्स के लिए आइडियल है, एग्जांपल मुंबई पोर्ट, मरमगांव पोर्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो इमर्जेंट कोस्ट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो नदियां हैं, रिवर, बहुत सारी नदी फ्लो कर रही है, सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, तो ये सेडिमेंट तो नदी ओशियन में डिपॉजिट कर रही है ना। तो डिपॉजिट करते करते इन्होंने क्या किया है कि कुछ जो डिपॉजिशन है वो सी लेवल से ऊपर आ गए हैं, और ये आपको इमरजेंट कोस्ट के रूप में दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर नेचुरल पोर्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स इतने ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं कि शिप की एंट्री एग्जिट मुश्किल हो जाती है टाइम के बाद। और दैट्स वाई, चाहे वो मतलब कोलकाता पोर्ट हो या फिर अदर पोर्ट्स ऑफ दिस ईस्टर्न साइड, डिसिल्टेशन किया जाता है, सिल्ट हटाए जाते हैं, सेडिमेंट्स हटाए जाते हैं, उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो इस साइड में डेल्टास भी रिवर बनाती हैं, और पुअर फॉर नेचुरल पोर्ट्स लाइक आर्टिफिशियल ड्रेजिंग, ड्रेजिंग मतलब गड्ढा खोदना, ताकि सेडिमेंट्स को बाहर निकाला जा सके। क्योंकि एक बात बताओ, शिप को इंटर करना है तो भाई ज़्यादा गहरा रहेगा पानी, तब तो वो शिप आसानी से मूव कर पाएगा, नहीं तो वो टकरा जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद है 2 आइलैंड ग्रुप, एक तो अंडमान एंड निकोबार है और एक है लक्षद्वीप। और अंडमान एंड निकोबार जो है वो बेसिकली सबमरीन माउंटेन है। अराकन योमा फॉल माउंटेन जो बना था उसी का एक्सटेंशन है, मैंने आपको बताया कि कैसे बना था। और कुछ वॉल्केनिक पीक्स यहाँ मिलते हैं, एक तो एक्टिव वॉल्केनो भी है और एक डोरमेंट या एक्सटेंट वॉल्केनो है, आगे चर्चा करेंगे। फिर लक्षद्वीप जो है वो एक्सक्लूसिवली कोरल आइलैंड है, कोरल्स यहाँ मिलते हैं। कोरल्स ने डिपॉजिट कर करके अपना ये आइलैंड खड़ा किया है बड़ा मेहनत से। लेकिन आज के समय में कोरल ब्लीचिंग भी हो रही है। क्या है कोरल ब्लीचिंग, क्यों होता है, थोड़ा आप हमें बताइए। तो चलिए अब पहले हम कोस्टल प्लेन्स के रीजनल नेम्स से पढ़ते हैं, जानते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाएंगे, फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाएंगे। तो बस मैप आप अपने सामने रखिए। कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्टल प्लेन गुजरात कोस्ट के किनारे है, ठीक है। तो कच्छ पहले आइलैंड था, लाटर अटैच्ड बाय इंडस सिल्ट, तो एक्सटेंड हो गया। काठियावाड़ लाइज साउथ ऑफ द कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ मिलेगा। बस मैप खोल के देखिए, हो जाएगा। कोंकण कोस्ट की बात करें तो दमन से गोवा, दमन एंड दीव आइलैंड है ना, दमन दीव दादर नगर हवेली दोनों सब एक ही आइलैंड है, एक ही यूटी में आते हैं।
तो एक यूटी में आता है, आइलैंड तो अलग अलग है, ठीक है। तो कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र के अलाइन है, मतलब ये जो महाराष्ट्र है ना, यहाँ इसके जो कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। हाईली सबमर्ज्ड सेलेसिता आइलैंड जो कि मुंबई में वहाँ पर मौजूद है। और फिर कनारा कोस्ट की बात करें तो गोवा से मैंगलोरी वाला इलाका जो है वो कनारा कोस्ट कहते हैं, या आप सिंपली कह दो कर्नाटका कोस्ट को कनारा कोस्ट कहते हैं, ठीक है। और आयरन ओर एक्सपोर्ट रिच है, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू मैंगलोर पोर्ट मिल जाएंगे। और सरवती रिवर फेमस जोग फॉल्स भी क्रिएट करते हैं। फिर मालाबार कोस्ट केरला के कोस्ट लाइन को कहते हैं, मैंगलोरी से कन्याकुमारी। फेमस फॉर कयाल्स बैक वाटर्स। वेम्बनाड लेक लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया बाय द वे। और यहाँ पर आपको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होता है। अष्टमुडी लेक भी है यहाँ पर, रिच इन मोनेजाइट सैंड थोरियम, जिससे हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। आफ्टर कवरिंग द वेस्टर्न, नाउ कमिंग टू द ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे नॉर्थ में उत्कल कोस्ट मिलेगा ओडिशा में, सुबर्णरेखा रिवर से लेकर महानदी डेल्टा के बीच में। चिलिका लेक यहाँ पर मिलते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा ब्रैकिस वाटर लगून है। ब्रैकिस मतलब सॉल्टी लेक, ठीक है, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। और नलबना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर लोकेटेड है। फिर आएंगे नदर्न शिरकार में, ये आपका महानदी से कृष्णा डेल्टा के बीच आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर आपको कोलेरू लेक मिलेंगे, विच इज ए फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन टू रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक कोरमंडल कोस्ट, कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी, मेनली ये तमिलनाडु कोस्ट को कहते हैं। और यहाँ पर आपको पुलिकट लेक भी मिल जाएंगे, ये जो लगून लेक है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये मौजूद लेक है। और श्रीहरिकोटा आइलैंड भी यहाँ पर मौजूद है। रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीटिंग इन विंटर। इस लेक में जो पानी आता है, या फिर तमिलनाडु को जो बरसात होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती है, जनरली वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। रिट्रीटिंग मानसून हम पढ़ते हैं ना, मानसून में एक होता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जिसको रिट्रीटिंग भी कहते हैं। तो ये आपका पूरा डिवीजन है। उत्कल प्लेन है, नदर्न सरकार है, कोरमंडल कोस्ट है, ठीक। फिर मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, गुजरात प्लेन, काठियावाड़, कच्छ। इसको भी अरेंज करने के लिए नॉर्थ टू साउथ दे सकता है, तो प्लीज रिमेंबर। फिर हम आएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर एक साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार की तरफ चलते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार को ध्यानपूर्वक देखिए, तो आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखेंगे। सबसे पहले देखिए नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ या लोअर अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। फिर निकोबार में आएंगे तो कार निकोबार पहले आएगा, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो सबसे बड़ा अगर निकोबार आइलैंड में देखें तो ग्रेट निकोबार होगा, राइट। ये क्लियर हो गया। अब एक और चीज ये है कि ये आप देखो, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाली एक लैटिट्यूड दिख रही है। उस लैटिट्यूड का ही नाम 10 डिग्री है। डिग्री मतलब लैटिट्यूड, चाहे आप 9 डिग्री पढ़ रहे हो, 10 डिग्री पढ़ रहे हो, तो वो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10 डिग्री सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम कार निकोबार, या सिंपली अंडमान एंड निकोबार, ऐसे भी याद रख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि इधर आओ आप, हाँ, इंदिरा पॉइंट जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, वो ग्रेट निकोबार के सदर्न पॉइंट पर मौजूद है, जो कि अब डूब गया है, ठीक। फिर देखिए शैडल पीक, हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का, नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। ऊपर देखो आप, नॉर्थ अंडमान सैडल पीक, ठीक। पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, साउथ अंडमान में लोकेटेड है। अब इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दनकन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, हालांकि मैप में नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पैसेज मतलब रास्ता, नैरो वाटर बॉडी, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। तो कहाँ है भाई साउथ अंडमान, ये देखो आप, साउथ अंडमान है ना ये, और ये है लिटिल अंडमान। तो दनकन पैसेज आप देख लो, ये है, ठीक है। पैसेज मतलब रास्ता, सिंपल है। इंदिरा पॉइंट के बारे में चर्चा मैंने कर ही लिया है, तो दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही आपको बैरन आइलैंड मिलेंगे, और ये मिडिल अंडमान के ईस्ट में लोकेटेड है, और इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो। नाम है बैरन लेकिन एक्टिव वॉल्केनो है। फिर नारकोंडम, ये आपका डोरमेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, मतलब अब ये इमर्ज होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं इससे मैग्मा। और नारकोंडम हॉर्नबिल यहाँ पर मौजूद है, ये पक्षी है बेसिकली। फिर है रटलैंड आइलैंड, जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है और मैरान लाइफ के लिए रिच है। 10 डिग्री चैनल के बारे में मैंने बात कर लिया, राइट। तो इतना फैक्ट जाने आपका काम हो जाएगा। मेक श्योर कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंटायरली कोरल डिपॉजिट से बना है, 36 आइलैंड इन टोटल, कैपिटल कबीराती है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए है ना, लक्षद्वीप आइलैंड केरला कोस्ट के जस्ट वेस्ट साइड में, और ये सब 36 आइलैंड में कुछ आइलैंड के नाम है। कबीराती टेबल इसका कैपिटल है। कोझिकोडे आप देख लो नज़दीक है। ठीक है, और काला पानी जेल जो आप सुनते थे ब्रिटिश इरा में, वो यहीं पर लोकेटेड है, जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, फिर देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मिनी क्वाई जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसके साउथ में जाएंगे तो हमें मालदीव्स आइलैंड मिलेगा। मालदीव्स चर्चा में था ना मोहम्मद म्यूजिव के कंट्रोवर्शियल रिमार्क के कारण, राइट। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय को सेपरेट करता है, फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और अदर लक्षद्वीप के आइलैंड है उसको सेपरेट करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम द मालदीव्स, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप लाइक काला पानी सुहेली। 11 डिग्री सेपरेट द अमिनी डीवी आइलैंड नॉर्थ में और फ्रॉम द कैननो आइलैंड साउथ में। तो अमिनी डीवी और कैनोनोर आइलैंड पार्ट ऑफ लक्षद्वीप ही है, याद रखना है। नॉर्थ में अमिनी डीवी है, उसके साउथ में कैनोनोर है, उसके बीच में सेपरेट करने वाला 11 डिग्री चैनल है। और पिट्टी आइलैंड अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं, बर्ड सेंचुरी भले ही यहाँ पर है। और आप देख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उसके मैप मैंने आपको दे दिया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर, न्यू मोर आइलैंड वेस्ट बंगाल में जो कि अब डूब गया है, नो मोर है ये। फिर देखिए अब्दुल कलाम आइलैंड, इसको नाम चेंज किया गया था। ठीक है, फिर श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। कच्छतीबू आइलैंड, इसके बारे में चर्चा मैंने किया। पंबन आइलैंड, पंबन ब्रिज नाम होगा आपको पता, लक्षद्वीप ये है। अलियाबेट आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड, ठीक याद रहेगा। नाउ कुछ रिवरल आइलैंड के बारे में यहाँ दिया गया है तो आप उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे मैंने मैप में आपको बता ही दिया है, राइट। फिर करंट अफेयर इवेंट की बात करें तो ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिस्कस, लक्षद्वीप टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जा रहा है, राइट। तो देख सकते हो प्रीमियम वाटर विला बनाया जा रहा है सुहेली और कदमत आइलैंड, तो ये कहाँ पर है, लक्षद्वीप में, ध्यान रखिएगा। आईएनएस जतायु का कमीशन किया गया मिनिकॉय आइलैंड में टू बोस्टर इंडियाज मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। वेम्बनाड लेक श्रिंक कर रहा है जो कि केरला का लार्जेस्ट बैक वाटर सिस्टम है, रामसर साइट भी है, 40% से श्रिंक हो गया। श्रिंक क्यों होगा भाई, वहां पर क्या कर रहे हैं लोग, घर बना रहे हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है पैसे ले लेकर, तो क्या होगा, यही होगा। बाद में बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी तो बोलोगे कि बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया। तो ये कुछ ट्रिक्स भी दिए गए हैं, आप ट्रिक्स के सहारे भी याद रख सकते हो। और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी है लाइक सेलुलर ज्वेल, काला पानी जिसको कहते थे, काला पानी की सजा दे दी जाएगी भाई आपको। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, और यहाँ बीडी सावरकर को भी सजा मिली थी। चोला एम्पायर, सेलेस्टे आइलैंड, सेलेस्टे आइलैंड की खास बात यह है कि पहले ये पुर्तगीज के कंट्रोल में था और ब्रिटिश को इसने गिफ्ट दिया था दहेज के रूप में, राइट। अब कुछ ट्राइब्स देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार की, और कौन पीबीटीजीज हैं कौन नहीं है। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है बीपीएससी का। ठीक है, तो ट्राइब्स में भी 2 टाइप के ट्राइब्स वहाँ रहते हैं रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर। अंडमान एंड निकोबार में नेग्रेटो ट्राइब और मंगोलाइट ट्राइब। तो नेग्रियोटो ओरिजिन वाले जो ट्राइब्स है वो मेनली अंडमान में रहते हैं और मंगोलाइट वाले निकोबार में रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो एक है ग्रेट अंडमानीज, ठीक है, फिर ओंगे, फिर जारेबा, फिर शेंटलीज, ये याद रखिए। फिर मंगोलाइट में निकोबारीज और सोम्पेन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये करेंट अफेयर्स मैंने बता ही दिया है आपको। तो इस प्रकार से आपका कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स खत्म होता है। एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन बनाइए, यू आर ऑल डन। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेक्स एंड रामसर साइट्स इन इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम कवर करेंगे, ओके। तो इसके अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया और रामसर साइट के बारे में जानेंगे, राइट। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी हर साल 1-2 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला सवाल उठेगा कि ये रामसर साइट क्या है। जैसे मैंने यूनेस्को का मैप साइट बताया आपको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया, उसी प्रकार से रामसर साइट रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, राइट। और ये रामसर साइट वे होते हैं जो वेटलैंड होते हैं और रामसर के द्वारा या रामसर कन्वेंशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए होते हैं। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है, 1971 में रामसर जो कि एक सिटी है ईरान में, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि भाई जो छोटे-छोटे लेक्स हैं, चाहे वो टेम्परेरी हो, आर्टिफिशियल हो, ठीक है, तो उसका कंज़र्वेशन करना ज़रूरी है। तो
एक कन्वेंशन या एग्रीमेंट के रूप में निकला जिसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और ये फोर्स में कब आया? 1975 में। और इंडिया ने सिग्नेटरी या साइन कब किया, पार्टी कब बना? 1982 में। भारत इसका हिस्सा बन गया। तब भी आप देखते हैं कि हर एक साल कुछ न कुछ रामसर साइट इंडिया में ऐड होते रहते हैं और अभी 5-6 साल में तो बहुत सारे साइट ऐड हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल उठता है कि ये वेटलैंड क्या है? नाम से ही पता चल रहा है वेटलैंड, यानी कि वो लैंड जो वेट हो। अब वो टेम्पोररी लेक्स हो सकते हैं, नेचुरल लेक्स हो सकते हैं, परमानेंट लेक्स हो सकते हैं, इवन पीटलैंड हो सकते हैं, मार्शेस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन हर एक वेटलैंड रामसर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जब रामसर का टैग मिलेगा तभी वो रामसर टैग्ड वेटलैंड कहलाएगा, राइट? और रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक रिकॉर्ड आता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड क्या करता है? एक प्रकार से वैसे वेटलैंड की जानकारी रखता है, रामसर वेटलैंड की, जहाँ पर इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या हो चुके हैं या हो सकते हैं। इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ह्यूमन वहाँ पर हो सकता है पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हो, वहाँ के वाटर को खराब कर रहा हो, वहाँ पर बिल्डिंग और इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहा हो, तो खराब हो सकते हैं ना। तो अगर हमें पता हो जाए कि भाई इसकी स्थिति गड़बड़ हो सकती है तो उसको सुधारा जाएगा ना। तो इसीलिए उसको मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है ताकि इस पर निगरानी होते रहे। और जब तक ये इस रिकॉर्ड से बाहर ना हो जाए तब तक इस पर सुरक्षा टाइट रखनी है। ठीक है? और फिलहाल भारत में 2 हैं जो मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में है। एक तो कियोलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में, दूसरा लोकटक लेक मणिपुर में। चिलिका लेक भी था, 1993 में इसको रखा गया था, लेकिन 2002 में इसको हटा दिया गया इस लिस्ट से क्योंकि रीस्टोर कर दिया गया था इस वेटलैंड को प्रॉपर तरीके से। तो सक्सेसफुल इनिशिएटिव भी हमें दिखते हैं जो आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। फिर आते हैं अमृत धरोहर स्कीम। ये 2023-24 के बजट में लॉन्च किया गया था एंड इसका मकसद था वेटलैंड कंजर्वेशन, इको टूरिज्म प्रमोट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर लेक भी हैं और रामसर साइट भी है, दोनों मिक्स है। तो जो रामसर साइट टैग्ड लेक होंगे वहाँ पर रामसर का टैग होगा, जो नहीं होंगे वो नहीं है। ठीक है, तो ये ड्यूटी मैं आपको देता हूँ कि आप इसे रिवाइज करिए क्योंकि इसमें याद करना है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने वैसे हाईलाइट किए हैं। तो एक बार गो थ्रू कर लेना आप, क्योंकि पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको क्योंकि फैक्ट्स ही है। तो 4-5 बार बेटर है कि रिवाइज कर ले। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राइट? रेणुका, तो रेणुका लेक स्मॉलेस्ट रामसर साइट है भारत में। पोंग डैम जो कि ब्यास रिवर पर बना हुआ है। चंद्रताल लेक हाई ऑल्टीट्यूड लेक जो कि लाहौल स्पीति रीजन में है। आप इसका बस स्टेट और लेक ये भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, और कौन रामसर साइट है ये भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें कि आपको बारीकी से डिटेल रखने हैं, बट 1-2 बार जरूर आप पढ़ लें। ठीक है, उसी प्रकार से देख लीजिए हरिके डैम जो कि ब्यास और सतलज रिवर का कन्फ्लुएंस या यहाँ पर मिलती है दोनों रिवर आके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी आपका रामसर साइट है, उत्तराखंड में भी है। और ये भी सुनिश्चित करें कि रामसर साइट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल टैग्ड रामसर साइट है, आर्टिफिशियल वाले को भी रिकॉग्निशन मिला है। जैसे भोज वेटलैंड एमपी में आर्टिफिशियल है, पोंग डैम, हरिके, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर, ये सब क्या है? रामसर हैं, लेकिन आ, ये आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, तो राजस्थान में आप देख सकते हो सांभर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। ठीक, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। होशंगाबाद ध्यान रखिएगा, ये अब इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लोनार लेक जो कि एक बेसाल्टिक मेटेराइट क्रेटर है, मतलब जब मेटेराइट गिरा था इस जगह पर, महाराष्ट्र में इस जगह पर, तो बड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो गया था और वहाँ पर पानी जम गया तो लोनार लेक बन गया, राइट? और कभी कभी इसके कलर जो है वो पिंक में बदल जाते हैं क्योंकि हेलो बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर मौजूद है, राइट? फिर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो बिहार में देख लो, जो भी है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, हालांकि बिहार स्पेशल मैंने करवाया है। जैसे आप देख सकते हो कांवड़ झील एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रामसर साइट भी है। गोकुल, उदयपुर, गोगाबिल, ये सब भी रामसर साइट में ऐड किए गए हैं। फिर ओडिशा का आप देख सकते हो, मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। तो ये सब बस आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, 20 से ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, राइट? फिर सदर्न इंडिया में देखिए तो आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में,
ओके, तो प्लीज रिमेंबर। नाउ कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है, लाइक वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन, ये भी एक टैग मिलता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टैग है। तो इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 3 इंडियन सिटी को रामसर के वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन के टैग के लिए नॉमिनेट किया है। मिला है नहीं, वो अलग बात है, मिला है ना मिला एक बार वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन 3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया था, एक तो इंदौर का सिरपुर लेक, भोपाल का भोज वेटलैंड, उदयपुर का सिटी ऑफ लेक जिसको हम कहते हैं, ठीक है? और ये रिकॉग्निशन दिया जाता है अर्बन सिटीज़ को जो कदम उठा रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर अर्बन वेटलैंड, क्योंकि वेटलैंड कोई ज़रूरी नहीं ना कि गाँव में ही हो, शहरों में भी हो सकते हैं, राइट? फिर मल्टी डिसिप्लिनरी लिंकेज इंटीग्रेटेड अप्रोच में थोड़ा-सा हिस्टोरिकल फैक्ट की तरफ जाएँ, तो पुष्कर लेक का नाम आता है, राजस्थान में है ये, और ये एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, और ये आर्टिफिशियल लेक है क्रिएटेड बाय लूनी रिवर, जो चर्चा मैंने किया था, उसके वाटर को रोककर फिर ये डैम बनाया गया था 12th सेंचुरी में। सुदर्शन लेक का भी नाम आता है गुजरात में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बिल्ड किया था, व्हिच वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है। तो प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? और फिर देखिए ये पूरा लिस्ट है, मैपिंग है रामसर का, तो आप रिमेंबर कर सकते हैं और थोड़ा अपडेटेड रहिए, क्योंकि हर बार हर महीने में कुछ ना कुछ रामसर साइट ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है? तो जो नया है वो तो ज़रूर याद रखना है, और ये आप देख लो कुछ ट्रिक्स हैं याद रखने के, तो आप इस ट्रिक्स को रिवाइज़ करिए। फिर ये जो जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब दिया गया है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कूलर लेक, जो कि टेक्टोनिक ऑरिजिन है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक चिलिका है। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक सांभर। लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाथ। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है? बिहार का सब कुछ दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, यूपीएससी घुस घुस कर पूछती है। झेलम रिवर कूलर लेक को फीड करती है, ब्यास रिवर पोंग को, और दया रिवर चिलिका लेक को, ठीक है? ध्यान रखिए। तो रामसर साइट होता है यहीं पर खत्म। सेल्फ असेसमेंट के लिए आप पूरा इसको फिल इन द ब्लैंक्स करिए, ज़रूर सॉल्व करिए, आधा-अधूरा काम नहीं करना है आपने, राइट? तो नाउ मूविंग टू द एडिशनल टॉपिक, जो कि है हमारा नेशनल पार्क का, तो इसे भी खत्म करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा इनिशिएटिव, बताइए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट में मोटिवेशन देता है कि हम और आपके लिए मेहनत करें और अच्छी-अच्छी इनोवेटिव चीज़ें कांसेप्ट क्लैरिटी के साथ लेकर आएँ। तो प्लीज़ कम से कम आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपको ये इनिशिएटिव दे रहा हूँ, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टू द नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। और नेशनल पार्क में भी सबसे पहले हम बेसिक कांसेप्ट से शुरुआत करेंगे। जैसे हमने बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में पढ़ा था ना, कि वो बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए है, ब्रॉडर लेवल पर। तो ऑन सिमिलर नोट, नेशनल पार्क भी बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पर मेनली कुछ यूनिक स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि नेशनल पार्क को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से कोई डिक्लेयर कर सकती है, राइट? और ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है? तो नेशनल पार्क को स्टेट्यूटरी बैकिंग मिलता है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, एंड इट ऑफर्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, एंड नो ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो ग्रेजिंग हो या फॉरेस्ट्री हो, अलाउ नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो 106 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्क है इंडिया में, और एक अभी और जुड़े हैं, तो 107 हो गया है। एंड टोटल जो नेशनल पार्क है, इट कंप्राइज 1.33% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया, ओके? तो नेशनल पार्क में भी कभी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट अगर पूछा जाए, मतलब एरिया वाइज भी देखा जाए, और सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में जो नेशनल पार्क है वो है हेमिश नेशनल पार्क, लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। स्मॉलेस्ट है साउथ बॉटम आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार में। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में उत्तराखंड में, पहले इसे हेले नेशनल पार्क कहते थे। फिर सबसे जो लेटेस्ट में आया है रेमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में। फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, याद रखना है, फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार है, लेकिन फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर में। मैक्सिमम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि 12 है। मैक्सिमम नेशनल पार्क यूटी में, जो कि अंडमान एंड निकोबार में। और जीरो नेशनल पार्क की बात करें तो पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, यानी कि कुछ हैं राज्य जहाँ पर नेशनल पार्क नहीं भी है, ठीक है? तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। और मैंने आपको अल्पाइन मेडोज़ के बारे में पढ़ाया था, तो क्या है अल्पाइन मेडोज़ आप देख लो।
हाई एलिवेशन ट्रीलेस मतलब ट्री तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ट्री लाइन के एबव है। ट्री लाइन के एबव का मतलब हुआ कि ऊपर ट्री नहीं मिलेंगे, इसके हायर अल्टीट्यूड में जाएंगे तो हमें ट्री नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ हॉप्स ग्रासेस मिल जाते हैं, और परमानेंटली स्नो भी नहीं होता है यहाँ पर, राइट। तो ये होता है अल्पाइन मेडोज। तो अब आते हैं स्टेट वाइज नेशनल पार्क कौन कहाँ पर लोकेटेड है। तो जैसे अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में तो हेमिश नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा है, सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पर है, ओके, ट्रांस हिमालयन रीजन में, एंड इसको ग्लोबल कैपिटल फॉर स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, बाउंडेड बाय इंडस रिवर, और इसमें मरखा वैली भी है। फिर दशीगांव नेशनल पार्क की बात करें, जम्मू कश्मीर में जबरवान रेंज में मौजूद है, और सबसे इंपॉर्टेंट हंगुल या कश्मीर स्टेक यहाँ पर मिलता है, विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड यहीं पर यह कश्मीर स्टैग मिलता है, ठीक है। दगवान रिवर फ्लो करती है। फिर हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, राइट, और अल्पाइन मीडोज के लिए फेमस है। पिन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है, सिवेरियन इवेक्स और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। फिर उत्तराखंड में आप देख लो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, रामगंगा रिवर फ्लो करते हैं यहाँ से। पतली डून वैली यहीं पर मौजूद है, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी भी है यहाँ पर। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है, यूनेस्को साइट भी है, और नंदा देवी इज ड्रेन बाय ऋषि गंगा रिवर। और वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है वहाँ से पुष्पापति रिवर फ्लो करता है, पुष्पपति मतलब पुष्प से फूल याद रख लो, ठीक है। फिर राजाजी नेशनल पार्क भी है। फिर यूपी एंड हरियाणा की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। तराई इकोसिस्टम है, तराई किसे कहते हैं, तराई बिल्ट किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आप हमें बताइए। एंड फिर कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है, और ये शिवालिक फुट हिल, शिवालिक जो पहाड़ है उसके जस्ट बिलो आपको ये मिल जाएंगे हरियाणा में। यमुना रिवर जो है क्रॉस करती है यहाँ से। फिर बिहार की बात करें तो बिहार में ओनली नेशनल पार्क एंड ओनली टाइगर रिजर्व वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। और शिवालिक के फुट हिल्स में ये भी है, सोमेश्वर रेंज नाम सुना होगा आपको, गंडक रिवर यहाँ से क्रॉस करती है, एंड यहाँ पर थारू ट्राइब भी मिल जाते हैं। फिर सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में देख लो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क तो यहीं पर है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, और सब कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिया है, तो एक बार आप जरूर इसे पढ़ लेंगे। फिर राजस्थान में आपको केवलादेव घना नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को साइट भी है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी मौजूद है, और यहाँ पर गंभीर और बाणगंगा रिवर का कन्फ्लुएंस भी होता है, और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, खासकर साइबेरियन क्रेन जो सेंट्रल एशिया सबसे आते हैं। फिर रणथंबोर नेशनल पार्क, और रणथंबोर नेशनल पार्क को सराउंड करता है बानस रिवर इन द नॉर्थ, चंबल रिवर इन द साउथ, और अरावली और विंध्यंस यहाँ पर मिलती है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर जंक्शन है एक प्रकार से। गुजरात में गिर नेशनल पार्क जहाँ पर सिर्फ एशियाटिक लाइन का हैबिटेट मौजूद है, एंड यहाँ पर मालधारी ट्राइब भी रहते हैं, तो ये फेमस है, मालधारी ट्राइब का नाम याद रखना है। फिर मेराइन नेशनल पार्क जिसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कहते हैं, इंडिया की पहली मेराइन नेशनल पार्क, यहाँ पर कोरल रीफ, मैंग्रोव, दुगोंग ये सब मिलते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात करें तो देख लो आप, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, ठीक है, और तदोबा जो है वो ओल्डेस्ट या लार्जेस्ट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, आंधरी रिवर यहाँ से फ्लो करती है। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती एंड कांगेर वैली नेशनल पार्क दोनों अलग अलग है, और इंद्रावती में आपको विल वाटर बेफेलो मिलेंगे, कांगेर वैली नेशनल पार्क में लाइमस्टोन केव मिलेंगे, और स्टेट बर्ड हिल मैना भी मिलेगा। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट भी है, और यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर काजीरंगा के नॉर्थ में, मतलब काजीरंगा यहाँ पर है तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ से फ्लो करती है, कार्बी आंगलोंग हिल्स भी है साउथ में, और डीफ्लू एंड मोरा धनसुरी रिवर भी फ्लो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विश्व में वन हॉर्न रिहेनो है, वन मतलब 2/3 लगभग 66% रिहेनो वर्ल्ड का काजीरंगा नेशनल पार्क में है। मानस और नामेरी की बात करें ये भी असम में ही है, और मानस तो यूनेस्को साइट भी है, मानस रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पर आपको असम रूप टर्टल, हिस्पिड हेयर, पिग्मी हॉग मिल जाएंगे। फिर अरुणाचल में देख लो नाम धापा, और ये नोआ देहिंग रिवर यहाँ से फ्लो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया जहाँ पर चारों बिग कैट एक साथ नजर आते हैं, 4 बिग कैट मतलब टाइगर भी आते हैं, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, और फ्लाइंग स्क्वायरल तो है ही। मणिपुर की बात करें तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और फुमदीज के लिए भी फेमस है, फुमदीज मतलब फ्लोटिंग बायोमास, मतलब ये जो आप देख लो वाटर बॉडी है यहाँ पर फुमदीज फ्लो करते हैं लेक्स में, ठीक है, यहीं पर लोग घर बना के भी रहते हैं। एक बार अगर कभी मेघालय जाना हो, मणिपुर जाना हो तो आप जरूर घूमिएगा इसको। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क ये फेमस है, ओडिशा में भी है, ठीक। फिर देखिए सदर्न में जाएं तो केरला में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिल जाएंगे, पेरियार नेशनल पार्क मिल जाएंगे, इरवाकुलम नेशनल पार्क मिल जाएंगे, ठीक है। कर्नाटका में बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क अलग अलग है दोनों।
और तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार और मुकुर्ती नेशनल पार्क भी है। गल्फ ऑफ मन्नार आप देखिए 21 आइलैंड, कोरल रीफ, दुगोंग सब मिल जाते हैं। सी काओ, दुगोंग को सी काओ बोलते हैं, याद रखना है। और ये हर्बीवोरस होते हैं, मतलब मेराइन ग्रास खाते हैं, मांसाहारी नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गैलेक्सिया एंड शेडल पीक। ठीक, सो दैट इज ऑल फ्रॉम द नेशनल पार्क। एंड कुछ करेंट अफेयर्स आप देख लो, जो कि ऑलरेडी मैंने कहा है, बताया है पहले भी। एक आता है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका नहीं, शायद नामीबिया से मंगाया गया था और उसको मध्य प्रदेश में लाया गया कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तब उसको दूसरे जगह पर भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो सेकेंड साइट फॉर द चीता वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एमपी में ही है, सो दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर किया जा सके। केन बेतवा इंटरलिंकिंग के बारे में मैंने बता रखा है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, ये देख लो, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। और ये एक कॉरिडोर के रूप में भी एक्ट करेगा, जो रणथंबोर नेशनल पार्क को मुकुंदरन हिल्स से कनेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि एक सेफ पैसेज इन टाइगर्स का हो और इन्हें दिक्कत ना हो अपने हैबिटेट में। राइट, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द नेशनल पार्क। अब हम मैप देख लेते हैं, ये पूरा दिया गया है, तो एक बार विजुअलाइज करके याद करिएगा। एटलीस्ट जो न्यूज़ में है उसे तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी दिए गए हैं। और लास्टली मैंने ये टेबल दे दिया है कि भाई अगर कुछ भी याद नहीं होता है तो एटलीस्ट कौन से राज्य में है ये भी याद रखिए, तभी आपका काम बन जाएगा, एटलीस्ट फॉर द बिहार। यूपीएससी में तो आपको थोड़ा डिटेल याद रखना ही पड़ेगा। फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है आपका, आराम से टेस्ट दीजिए और देखते हैं कितना याद है आपको। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आते हैं टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स भी खत्म करेंगे और उसके बाद लगभग लगभग आपका चैप्टर सब कंप्लीट है। देन कुछ चैप्टर्स बचे होंगे तो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। राइट, तो कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज? होप यू आर एंजॉइंग। तो नाउ लेट्स मूव टू द टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मेनली अगर देखा जाए तो कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ मतलब कंसेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, टाइगर रिजर्व नाम से ही क्लियर है, ये टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट किया जाता है। राइट, और इसमें एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है टू डिक्लेयर एन एरिया एज टाइगर रिजर्व और नॉट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्यों प्रोजेक्ट, मतलब क्यों टाइगर रिजर्व क्रिएट किया गया, इसके पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि टाइगर की संख्या लगातार कम हो रही थी एक समय में, तो उसके बचाव के लिए अ, ये टाइगर रिजर्व का कंसेप्ट लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया। राइट, और ये एक प्रकार से इन सितु कंजर्वेशन का तरीका है। मैंने बताया है आपको इन सितु और एक्स सितु में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था, जो कि आपका कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ना। राइट, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र और राज्य का दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है और स्टेट्यूटरी बैकिंग भी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और एनटीसीए को मतलब स्टेट्यूटरी बैकिंग भी मिला इसी एक्ट में 2006 में। और ये कोर बफर स्ट्रेटजी पर आधारित है। कोर मतलब वही मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस एकदम अलाउ नहीं होगा। और बफर जोन में क्या है, को एग्जिस्टेंस हो सकता है। कभी कभी आप जाते होंगे नेशनल पार्क, तो वहाँ पर टाइगर रिजर्व भी अगर है तो कोर एरिया में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ बफर जोन में आप टाइगर सफारी, जंगल सफारी जो भी है वो सब करते हैं। राइट, तो थोड़ा सा टाइगर सेंसस के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, लेटेस्ट सेंसस के आधार पर टोटल टाइगर पॉपुलेशन जो है अब 3600 से ऊपर हो गया है। और सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका दूसरे नंबर पर, उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व का नेटवर्क अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही है, जहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर 6 टाइगर रिजर्व है। राइट, फिर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एरिया वाइज, नागार्जुन सागर सूरीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व नामधापा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर चारों के चारों 4 बिग कैट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट में। ओनली सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, जहाँ पर जो टाइगर है वो मैंग्रोव्स में हैबिटेट है उनका।
स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ओरंग जो कि असम में है। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। न्यूवेस्ट एडिशन जो हुआ है 56, 57, 58, तो 56 में गुरु घासीदास, 57 में रतन पानी एमपी, और 58 में माधव नेशनल पार्क, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहीं कहीं पर 0 टाइगर्स भी देखने को मिले हैं, मतलब हो सकता है वहां से वो टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए हों, माइग्रेट कर गए हों, जैसे डंपा मिजोरम में। कामलिंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिला। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में नहीं देखने को मिला। प्लस सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, यहाँ पर भी टाइगर देखने को नहीं मिला। राइट, फिर अब आते हैं स्टेट वाइज टाइगर रिजर्व, उसके लोकेशन। तो बस यहाँ पर आप लोकेशन भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश जिसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रथपानी टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर राजस्थान में भी है, तो बिहार में तो एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हालांकि एक और बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है, वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित कर देना। तो अभी घोषित किया नहीं गया है एनटीसीए के द्वारा, लेकिन हाँ सब कुछ फाइनल स्टेज में है। तो अगर ये हो जाएगा तो बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। फिर देखिए असम में भी है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। अरुणाचल में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। राइट, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है, तो ये आप ध्यान रख ले। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने बता दिया, इसको बस आपको याद करना है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो शायद आप मिस कर सकते हो तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे नागार्जुन सागर, तो यहाँ पर चेंचू ट्राइब रहते हैं जो कि एक पीवीटीजी ग्रुप ट्राइब है। एंड यहाँ पर इनको डीप ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है कि कैसे इनको इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, यहाँ पर फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिसको एक्चुअली में जो बैगा ट्राइब यहाँ पर रहते हैं, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको हैबिटेट राइट्स मिला कि आप यहाँ पर रह सकते हो। नहीं तो आप समझो कि कोर एरिया में प्रोटेक्टेड होते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता ना ह्यूमन एक्टिविटीज को। लेकिन ये सब तो शुरुआत से ही यहीं रह रहे हैं, तो इनको बेदखल कैसे किया जा सकता है। फिर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पर 2000 साल पुराना किला देखने को मिला है, और कहा जाता है कि लॉर्ड राम से ये किला जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो किला है वो लक्ष्मण जी को दिया गया था राम जी के द्वारा, ताकि वो लंका पर नजर रख सके, इसलिए नाम है बांधव मतलब ब्रदर, और घर मतलब फोर्ट, मतलब ब्रदर्स फोर्ट। और यहाँ पर आपको कलचुरी डायनेस्टी के रेलिक्स मिल जाएंगे। फिर है राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, और यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट होते रहता है बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड वहाँ के जो पैस्टोरल वन गुज्जर कम्युनिटी है रिगार्डिंग रीलोकेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज फ्रॉम द कोर एरिया। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आपका मंकीडिया ट्राइब रहते हैं जो कि पीवीटीजी हैं, एंड दे गैदर सियाली फाइबर। इनको भी हैबिटेट राइट्स डिनाई किया गया था, जिसके कारण जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट वर्सेस वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बाकी ये सब कुछ करंट अफेयर जो न्यूज़ में रहे हैं, कुछ कुछ रिपीटेटिव भी है। राइट, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका क्या न्यूज़ है भाई? पहली बात तो ये कि ये गोवा में है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा को मैंडेट किया था कि ये जो सेंचुरी है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको टाइगर रिजर्व घोषित करवाया जाए, ताकि वेस्टर्न घाट्स कॉरिडोर को प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि कनेक्ट करता है काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका में और सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से। लेकिन गोवा गवर्नमेंट ने इस पर रेसिस्ट किया, विरोध जताया, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट में था। फिर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया टू प्रोटेक्ट द 7 मेजर बिग कैट्स, और इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है। शायद रशिया ने भी अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया था, तो ये याद रख सकते हैं। और ये मैंने आपको पूरा मैपिंग दे दिया है, तो आप एटलीस्ट स्टेट जरूर याद रखिए कि कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, और जो न्यूज़ में टाइगर रिजर्व रहते हैं वो तो याद रखना ही है। तो इस प्रकार से आपका टाइगर रिजर्व भी होता है समाप्त, और ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स असेसमेंट सेक्शन। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं, और अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, बार बार सुनिए, चीज़ याद हो जाएगा। अब चूंकि मैंने ट्राइब्स के बारे में बहुत कुछ बताया है आपको, तो अल्टीमेटली अब अगला टॉपिक हमारा ट्राइब्स का ही है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 11, अब हमारे पास मात्र 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो ट्राइब्स का और दूसरा है मिनरल्स का। तो इसके बाद आपकी जो इंडियन मैपिंग का टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना डिटेल से हमने डिस्कस किया है रेयरली आपको मिलेगा। आप खुद इसे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट, और इतने कम समय में, सबसे बड़ी बात तो ये है। सो मूविंग ऑन टू द ट्राइब्स, इसमें 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आपको स्टेट और जो ट्राइब्स है उसका मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, और दूसरा कि कुछ ट्राइब्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर यूनिक फैक्ट्स हैं, वो पूछा जा सकता है। और तीसरा
पीवीटीजी यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो बारीकी से हम एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि आप स्टेट और कौन से ट्राइब्स हैं उस स्टेट में वो जान लें, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालयन रीजन में आपको बकरवाल्स और गडीज़ ट्राइब मिल जाएँगे, जहाँ जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो। और ख़ास बात ये है, चाहे बकरवाल्स हो, गद्दीज़ हो, ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसह्यूमन्स क्या है? ट्रांसह्यूमन्स का मतलब सीज़नल माइग्रेशन होता है लोगों का बिटवीन माउंटेन टू द वैली। मतलब आप समझो कि माउंटेनियस रीजन है तो ठंड के समय में ये क्या करेंगे, माउंटेन से वैली आ जाएँगे ताकि इन्हें ठंड कम लगे, राइट? और जो भी एनिमल्स है इनको चारा खिलाना है तो उसको भी साथ लेकर आते हैं। और गर्मी के समय में क्या होंगे, पहाड़ों पर चले जाएँगे। सिमिलर लाइक हम लोग भी वही करते हैं, जब गर्मी रहती है तो हम लोग शिमला, मनाली घूमने जाते हैं, राइट? वही चीज़ है। बाकी भूतियाज़ ट्राइब की बात करें तो उत्तराखंड में, और यहाँ पर भी ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस किया जाता है बिकॉज़ ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडोज़ कॉल्ड बोगेआस। इसके बारे में मैंने बात की थी। सेंट्रल इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स मिलते हैं, और सेंट्रल इंडिया में लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड ये सब आ जाते हैं। और वैसे देखा जाए भिल्स ट्राइब सबसे बड़ी जनसंख्या वाली ट्राइब इंडिया में है, जो कि लगभग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में रिसाइड करते हैं। और घूमर डांस के लिए फ़ेमस है, पिथौरा आर्ट के लिए भी फ़ेमस है ये। गोंड ट्राइब की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है, और यहाँ आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मिल जाएँगे। गोंड लैंग्वेज एंड गोंड आर्ट के लिए फ़ेमस है। संथाल ट्राइब की बात करें तो ये काफ़ी फ़ेमस है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार में भी मिल जाते हैं, और ये तीसरा सबसे बड़ा संख्या में ट्राइब है ये। और संथाल हुल या संथाल रिबेलियन के बारे में आपने नाम ज़रूर सुना होगा हिस्ट्री में। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नागालैंड में नागा ट्राइब मिल जाएँगे, राइट? और यहाँ पर इनकी ख़ास बात ये है कि ट्रेडिशनल यूथ डॉर्मिटरी सिस्टम ये पालन करते हैं कॉल्ड मोरुंग। बस कीवर्ड भी याद रखोगे तो हो जाएगा। बाकी आप एक बार सर्च करिएगा कि मोरुंग क्या है, आपको अच्छा लगेगा जानकर। फिर एक गैरो खासी नाम से क्लियर है, गैरो खासी जेनिथिया, ये तो मेघालय के ही ट्राइब हैं। और सबसे एक बड़ी बात ये है कि मैट्रिलिनियर सोसाइटी है। मतलब एक होता है ना पैट्रिलिनियर, या जहाँ पर पिताश्री या फिर जेंट्स डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, लेकिन यहाँ पर जो है लेडीज़ डोमिनेट करती है। कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस भी होता है वो महिलाओं से ही होता है, राइट? फिर साउथ इंडिया में जाते हैं तो टोडास ट्राइब तमिलनाडु, टोडा से तमिलनाडु पैस्टोरल ट्राइब है, और ये फ्रेटर्नल पॉलिंड्री प्रैक्टिस करते हैं, राइट? उसके बाद अगर मैं चेंचू ट्राइब की बात करूँ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये आपको मिल जाएँगे, और सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर है ये, राइट? फिर अगर आइलैंड रीजन की बात करें, तो अंडमान में मैंने बताया नेगोर ट्राइब है, निकोबारीज़ मोंगोलाइड रेस के हैं, तो जैसे सेम्पेन्स है और निकोबारीज हैं, और सेम्पेन जो है पीबीटीज़ीज़ भी हैं, ठीक? फिर यहाँ पर जो आपको टेबल दिया गया है ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली निकाला गया है। एनसीईआरटी में जो मेंशन है, जैसे खासी गैरो के बारे में मैंने चर्चा किया, थोराज़, अगुरियाज़ जो कि एमपी छत्तीसगढ़ में है, और ये जनरली आयरन स्मेल्टर्स है, राइट? मुरिया गोंड्स है छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन में, घोटू सिस्टम के लिए फेमस है ये। आरूस ट्राइब बिहार में, ये मैंने चर्चा की है ये। वेस्ट चंपारण सब में ये मेनली रिसाइड करते हैं। अब आते हैं पीबीटीजीज़ पर। पीबीटीजी का मतलब हुआ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप हमें बताओ कि ट्राइब्स हैं, जिसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं, तो क्या हर एक ट्राइब्स का जो भी पिछड़ापन है वो एक समान होगा? नहीं होगा। कुछ ऐसे ट्राइब्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, जो अभी भी बहुत पुराने समय में जी रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाना चाहिए, या फिर जो एडवांस हो गए हैं, जो एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो पीछे हैं उन पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाना चाहिए। उसीलिए पीबीटीजी का कांसेप्ट लाया गया था, राइट? तो उसके लिए कमिटी बनाई गई थी धेवार कमीशन के नाम से, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 1973 में। तो शुरुआत में तो प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से इन्हें रिप्रेज़ेंट किया गया, लेकिन बाद में 2006 में पीवीटीजी के नाम से रिप्रेज़ेंट किया जाने लगा। तो 4 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, अगर किसी भी ट्राइब्स को पीबीटीजीज़ के अंदर आना है, ये याद रखिएगा। पहला है प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का भी पिछड़ापन हो, डिक्लाइनिंग या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन हो, लिटरेसी एक्सट्रीमली लो है, और सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी हो। ये बीपीएससी ने पूछा है इस पर, राइट? तो इस हिसाब से देखा गया तो लगभग 75 पीबीटीजीज़ निकले हैं, जो कि 18 स्टेट्स में और 1 यूटीज़ में फैले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा पीबीटीजीज़ ओडिशा में है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 12-12 हैं, ठीक? और कुछ ट्राइब्स के नाम देख लीजिए आप जो पीबीटीजीज़ हैं, लाइक डोंगरिया कोंड ओडिशा में, सोम्पेन अंडमान में,
बैगाज मध्य प्रदेश में, चेंचूज आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, चंतलीज अंडमान में, राइट। फिर है आपका कुछ पॉलिटी का कंसेप्ट। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 5 जो है वो ट्राइबल एरियाज़ को ही डील करता है और शेड्यूल 6 भी है। लेकिन शेड्यूल 6 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो ट्राइबल एरियाज़ है, खासकर 4 राज्यों में। वो कौन से 4 राज्य हैं? मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, यही है ना? तो शायद मैंने मणिपुर बोल दिया था, मेघालय होगा, ठीक है? AMTM मतलब असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है? और कुछ डिफरेंशिएशन याद रखना है कि शेड्यूल 5 के अंतर्गत 10 राज्यों में तो अप्लाई हो ही रहा है, लेकिन इस रीजन को एडमिनिस्टर किया जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा और गवर्नर के पास मैसिव डिस्क्रिप्शनरी पावर है। शेड्यूल 6 में क्या होता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट किए जाते हैं और ये जो है इनके पास लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर होता है। एम लक्ष्मीकांत से आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा। और ख़ास बात ये है कि ग्राम सभा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, राइट। फिर कुछ हिस्टोरिकल रिवेलियन हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा आप, काफ़ी फेमस भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये आपको पूरा मैप दिया गया है मेजर ट्राइब्स का, कौन कहाँ पर है। जैसे आप देख लो, गद्दी बकरवाल्स है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है, और बिहार में भी है, और महाराष्ट्र में है। तो बहुत ज़्यादा लिस्ट है, बट कुछ कुछ एटलीस्ट याद रखे जो फेमस है। और यहाँ पर ट्रिक आपको दिया है याद करने का, तो याद रख सकते हो। और यहाँ पर पूरा स्टेट वाइज मैंने एक लिस्ट दे दिया है कि सिंपली बस ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। ये आपका टास्क है, होमवर्क आराम से करिए तो दैट रिकॉल हो सके। 10 क्वेश्चन है। कमिंग टू दी लास्ट चैप्टर, दैट इज मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल जोन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन लैंड मास है, खासकर पेनिनसुलर इंडिया, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना इज रिच इन रिसोर्सेज। हिमालयन रीजन में आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में मिलेंगे। तो आप देखिए, चाहे लोहा हो, चाहे टीना हो, चाहे अल्मुनियम हो, कॉपर हो, राइट, गोल्ड हो, सब कहाँ मिल रहा है? सब मिल रहा है आपका पेनिनसुलर रीजन में, छोटा नागपुर में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, कर्नाटका में, झारखंड में। तो बेस्ड ऑन दैट 3 मेजर मिनरल बेल्ट जो है हमने डिमार्केट किए हैं। एक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, जिसमें आपको छोटा नागपुर प्लेटू, बस रिकॉल करते रहिए मैप में, ओडिशा प्लेटू या ओडिशा रीजन, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सब आ जाएगा। और रूर ऑफ इंडिया छोटा नागपुर प्लेटू या दामोदर वैली को कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। और छोटा नागपुर प्लेटू में आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, ये सब मिलते हैं, राइट। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में मेनली आयरन और कोल तो मिलता ही है। फिर साउथ वेस्टर्न प्लेटू की बात करें तो ये आपको साउथ स्टेट में आ जाएंगे, लाइक कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला। तो यहाँ पर आपको मेटालिक मिनरल मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मेटालिक मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, आयरन और हाई ग्रेड आयरन और भी मिलेंगे, लेकिन कोयला नहीं मिलेगा, कोल नहीं मिलेगा। कोल मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में और मतलब साउथ ईस्टर्न रीजन में, मतलब जो ड्रेनेज बेसिन है वहाँ पर। फिर एक आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन लाइक अरावलीज, गुजरात, राजस्थान, नॉन फेरस मिनरल्स में ये रिच है, लाइक कॉपर, जिंक, और बिल्डिंग स्टोन्स लाइक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। और कहीं कहीं पर आपको ऑयल रिजर्व्स मिल जाएंगे मुंबई और गुजरात में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दी रिसोर्सेज विच आर फाउंड ऑन विच लोकेशन, तो इंडियन नेम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लाइक धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, बिंदन सिस्टम, टर्सरी सिस्टम। टर्सरी सबसे रीसेंट डेवलपमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो धारवाड़ सिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको मेटाफेरस यानी कि मेटालिक रिसोर्सेज मिलेंगे, आयरन है, गोल्ड है, मैंगनीज है। कर्नाटका, छोटा नागपुर, अरावलीज, इन सब जगहों पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अरावलीज में आयरन नहीं मिलता, ध्यान रखना है। फिर गोंडवाना सिस्टम है, लाइक 98% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व वो गोंडवाना सिस्टम से बिलोंग करता है, जिसमें आपको दामोदर वैली के किनारे, महानदी, गोदावरी वैली के किनारे आपको ये कोल निकलेंगे, राइट। फिर बिंदियन सिस्टम ये नॉन मेटालिक फेरस के लिए फेमस है, लाइक लाइमस्टोन, डायमंड्स, ओके। फिर है टर्शरी सिस्टम, जो कि पेट्रोलियम, लिग्नाइट, कोल, मतलब लो क्वालिटी कोल के लिए फेमस है, क्योंकि टर्शरी सिस्टम में बना है कोल भाई, तो उतनी ज़्यादा इसकी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, ओके। फिर यहाँ पर जो मैंने दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मैंने मिनरल्स और उसके जो ओर्स है कुछ फेमस वो मेंशन किए हैं, दूसरी तरफ टॉप रिजर्व्स इंडिया में, और तीसरी तरफ टॉप प्रोड्यूसर इंडिया में, और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स। और आपको क्या करना है, एक अलग सेक्शन भी आप बना सकते हो, वर्ल्ड के लेवल पर कौन टॉप प्रोड्यूसर है वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि वो भी पूछा जाता है, ओके। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। तो शुरुआत करते हैं आयरन ओर से। तो आयरन का ओर क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होती है।
रिजर्व के मामले में कर्नाटका, दूसरे नंबर पर ओडिशा। लेकिन हाँ, जो रिजर्व की बात मैं कर रहा हूँ वो मैग्नेटाइट ओर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हेमेटाइट ओर के मामले में रिजर्व की बात होगी तो ओडिशा नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर के मामले में ओडिशा है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट और फील्ड आपको याद रखना है, जैसे ओडिशा में मयूरभंज है, केंदुझर है, और झारखंड में सिंहभूम है, छत्तीसगढ़ में दल्ली राजरा, बैलादला हिल्स सब आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक। फिर कुद्रेमुख, बेलारी हॉस्पेट, बाबा बुदान, ये जो आपका साउथ इंडिया में कर्नाटका सब में जो मिलता है आयरन ओर, ये आपको हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है, तो याद रखना है कहाँ पर है। ठीक है। और ये देखिए बैलादला माइन लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है पूरे एशिया में, और ये जापान को भी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। कोल में आते हैं तो कोल में भी क्वालिटीज़ आती है, लाइक एंथ्रासाइट इज़ द प्योरेस्ट कोल। तो इंडिया में एंथ्रासाइट की तो बहुत कमी है, बिटुमिनस कोल हाईएस्ट मात्रा में मिलते हैं, उसके बाद लिग्नाइट वो और लो क्वालिटी का है। तो रिजर्व के मामले में झारखंड नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर ओडिशा, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ओडिशा नंबर 1, छत्तीसगढ़ दूसरा, तीसरा झारखंड। ठीक है। तो चूंकि हमारा गोंडवाना लैंड है और काफ़ी रिसेंट फॉर्मेशन हुआ है, तो बिटुमिनस कोल मिलते हैं। और कुछ कोल फील्ड देख लो, झड़िया कोल फील्ड विच इज़ लार्जेस्ट, बोकारो, रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, बोकारो तो झारखंड में है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, तालचर ओडिशा में, कोरबा छत्तीसगढ़। याद रखना है ये सब। मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा आपसे। कैसे पूछा जाएगा? आ, आपको दे दिया जाएगा कि बताओ भाई कौन सा कोल फील्ड किस राज्य में है, या फिर ये लोकेशन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा भाई किस लिए फेमस है, कोल फील्ड, आयरन फील्ड, एल्युमिनियम फील्ड। ठीक है। फिर देखिए टर्शरी कोल, ये आपको तमिलनाडु में, पलना राजस्थान में मिल जाएंगे। एंथ्रासाइट जो कि बेस्ट क्वालिटी, ये अभी मिलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं मिले हैं रिजर्व के रूप में, तो कारगिल जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है। फिर उसी प्रकार से बॉक्साइट का आप देख लेना, कॉपर का देख लेना, मैग्नीज का, क्रोमाइट का देख लीजिएगा आप। ठीक है। और लीड एंड जिंक का भी आप देखिए, लीड एंड जिंक के मामले में राजस्थान रिजर्व के मामले में भी नंबर 1 है, प्रोडक्शन के भी मामले में नंबर 1 है। और खास बात यह है कि लीड और जिंक से सिल्वर एज ए बाई प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कुछ माइनिंग एरिया देख लीजिए जो राजस्थान में है, जवार, रामपुरा, अगूछा, भिलवाड़ा। ठीक है। और लीड का जो और है वो है गैलिना, जिंक का है एस्फेलेराइट। ओके। फिर देखिए गोल्ड, गोल्ड के मामले में रिजर्व की बात करें तो भाई बिहार तो फेमस है ही, जमुई। और अन्य जगह पर जो गोल्ड मिलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ, इस पर फिल्म भी बनी थी। पुट्टी माइंस रायचूर कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में रामगिरी में मिल जाते हैं। और गोल्ड का एक और भी है कैल्वेराइट। यूरेनियम का और पिच ब्लेंड है, बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया है। और झारखंड में भी मिल जाते हैं, लाइक जगुरा माइन, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट माइन जो यहाँ से यूरेनियम निकालने का प्रयास किया गया था। आंध्र प्रदेश में तुम्मलपेले, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। यहाँ पर बोला जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व डिस्कवर किए गए हैं। फिर थोरियम के लिए बेसिकली मोनोजाइट सैंड जो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कोस्ट में मिलते हैं, वहाँ से फिर थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो पलक्कड़ और कोल्लम कोस्ट ऑफ केरला मिलते हैं, विशाखापट्टनम कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर मीका, मीका जो कि इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है एज एन इंसुलेटर डिवाइस, तो नेलोर आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। कोदरमा झारखंड, हजारीबाग, गिरदी झारखंड आपको मिल जाएंगे। बिहार में भी मीका है, लाइक गया, नवादा, मुंगेर। डायमंड के रूप में देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश, हीरालाल पन्नालाल, आपने नाम सुना होगा तो पन्ना यही है, बिंदन रॉक सिस्टम, ओनली एक्टिव डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। और जो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है वो किम्बरलाइट प्रोसेस है। तो बिहार में जो मिलता है मिनरल्स ये कुछ हैं, और कुछ मैंने बिहार स्पेशल में कवर करवाए थे, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो। फिर है इंडस्ट्रियल रीजन, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लाइक ये आप देख लो, जमशेदपुर में टिस्को, सुबर्णरेखा रिवर के किनारे, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। राइट। तो इस टाइप से याद रखिएगा आप। और ये मैंने मैप अटैच कर दिया है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल लोकेशन कहाँ पर है, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर कुछ करंट अफेयर्स आप देख लो। एक तो लिथियम डिस्कवरी, तो एक दो जगह लिथियम मिला है, क्योंकि लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। जो भी हमारा ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। तो लिथियम एक फ्यूचर होने वाला है, तो इसीलिए कुछ कुछ लिथियम रिजर्व की खोज की जा रही है। तो एक है सलाल हैमाना लोकेशन जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, और देगाना जो कि नागौर राजस्थान में, यहाँ पर भी पोटेंशियल मिला है। ठीक है। तो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट दो होता है, एक तो रेयर अर्थ और एक होता है क्रिटिकल मिनरल, दोनों पर अच्छे से पकड़ बना लेना है। ठीक है। और ये करंट अफेयर्स में आते हैं, आपके ज्योग्राफी के मेन कोर पार्ट में आते हैं, तो ये मैपिंग में आता नहीं है, बट मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर।
30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया ने नोटिफाई किए हैं, जैसे लिथियम भी है, कोबाल्ट भी है, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो क्रिटिकल मिनरल में आते ही है। और ये ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, चिप्स, इन सब के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, राइट। फिर काबिल है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि ज्वाइंट वेंचर है नाल्को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, MECL यानी कि मिनरल एक्सप्लॉयटेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, तो दैट क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। और 2024 में काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया था ताकि लिथियम एंड कॉपर ब्लॉक जो अर्जेंटीना में है वो एक्वायर करके वहाँ एक्सट्रैक्शन कर सके और भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर सके सप्लाई चेन में, राइट। तो ये है अर्जेंटीना के साथ किया था। लेकिन इसके साथ एक और न्यूज आता है, लिथियम ट्रायंगल काफ़ी चर्चा में रहती है। तो लिथियम ट्रायंगल में 3 देश आते हैं साउथ अमेरिका के, बोलीविया, चिली और ये अर्जेंटीना, तीनों मिलाकर 50% ऑफ वर्ल्ड लिथियम रिजर्व इन्हीं तीनों देशों में है, ठीक है। बाकी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया ने US लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया, जो कि 14 नेशन का एक मतलब पार्टनरशिप है। और इसको मेटालिक नेटो भी कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज किए जाएंगे सो दैट वर्ल्ड लेवल पर इन देशों को मिनरल सप्लाई सुनिश्चित हो सके, इवन अगर कहीं कभी क्राइसिस हो गया या चाइना देने से मना कर दिया, राइट। फिर और कुछ फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल, लाइक टिस्को 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश हुई थी साकची जमशेदपुर में, नाम ही पड़ गया जमशेदपुर सिटी। किसने सेटअप किया था? JN टाटा। और इसके लिए आयरन की ज़रूरत पड़ी तो आयरन मयूरभंज से ले आया गया, कोल झरिया से लाया गया, वाटर सुबर्णिका रिवर से लाया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री सेटअप की गई है, आपको भी पता होगा। तो जैसे भिलाई इंडस्ट्रियल प्लांट बनाया गया छत्तीसगढ़ में, USSR यानी कि अभी रशिया के हेल्प से, रौर किला जर्मनी की हेल्प से ओडिशा में है, दुर्गापुर UK की मदद से, ब्रिटेन की मदद से वेस्ट बंगाल में। फिर रेड कोल माइनिंग फेमस है मेघालय में, ये इलीगल माइनिंग होता है बेसिकली। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे या फिर पतले शरीर वाले क्या होते हैं ना, माइनिंग एरिया में घुस जाते हैं और खतरा भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किया गया, फंडेड बाय माइनर्स, यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनिंग अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए फेमस है और दंतेवाड़ा रीजन में फेमस है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो ज्योग्राफी का इंडियन मैपिंग है वो ख़त्म होता है। कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं तो आप इस ट्रिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लोकेशन भी दिया गया है कि कौन से माइंस कहाँ पर है, जैसे क्षेत्रीय माइंस राजस्थान में कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉपर का यूज किया जाता था यहीं पर यूज किया जाता था, इसी माइनिंग एरिया से। कुदुरमुख है, कोरबा है, दिग्बोई है, दिग्बोई असम में, ओल्डेस्ट पेट्रोलियम वेल है इंडिया में, राइट। फिर मरमागांव है, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सब आप देख लीजिएगा। एंड दिस इज योर सेल्फ असेसमेंट और आपका ये पूरा लेक्चर होता है ख़त्म। और हाँ, एक दो पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जैसे क्रूड ऑयल है तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, वर्ल्ड लेवल पर रिजर्व प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। और इंडिया में क्रूड ऑयल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मुंबई हाँ है, बशीन हाई है, तो वो कहाँ पर है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए आप। आज आपका ज्योग्राफी का भी पूरा बंटाधार हो गया है। होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।